इज दैट इज क्लीवेज, ठीक है। और इसके रिलेटेड साथ में और एक टॉपिक साइड में कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन, ठीक है। और ब्लास्टुलेशन के साथ में ही कनेक्टेड टॉपिक है कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। और इसी से कनेक्टेड और एक टॉपिक है which is called as gastrulation, which is called as gastrulation, ठीक है ना। हमारा इंशाल्लाह आभार मार्च में होगा, आने वाले मार्च या अप्रैल में, आपके एग्जाम के बाद ही करेंगे, तब लगभग सेम ही टीचर इधर भी आएंगे, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था, कहानी कुछ ऐसी थी कि हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल थी, ठीक है ना, जिस हैप्लॉइड सेल का नाम था शाबाश कूटेड और ओम था। फाइनल तो यही बना था ना, ठीक है ना। हमारे पास और एक हैप्लॉइड सेल थी जिसका नाम क्या था, स्पर्मेटोजोआ था या स्पर्म था, ठीक है ना। स्पर्मेटोजोआ था या स्पर्म था, क्लियर है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, आफ्टर कॉपुलेशन विद इन 1 डे, बेटा कॉपुलेशन के बाद 1 दिन बाद, ठीक है ना, ऐसा हुआ कि ये स्पर्म एंड एग आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, ठीक है ना। एंड फ्यूजन की प्रोसेस को हमने बेटा डिवाइड किया था कुछ स्टेप्स में, जिसमें से पहला जो स्टेप था बेटा दैट वाज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन बेटा, ठीक है, कैपेसिटेशन, ठीक है ना। सेकेंड इवेंट को हमने बोला था सिनगैमी, फिर उसके अलग अलग स्टेप्स थे अंदर, ठीक है, मैं मेन बोल, ठीक है। सिनगैमी के बाद था प्लाज्मोगैमी, ठीक है, प्लाज्मोगैमी के बाद था शाबाश कैरियो, मैं मेन बता रहा हूं बेटा, कैरियोगैमी, ठीक है ना। और फिर कैरियोगैमी आल्सो कॉल्ड एज एम्फिमेक्सिस, और इसका रिजल्ट क्या निकला था, इसका रिजल्ट निकला था एक शाबाश सिंगल डिप्लॉयड सेल, और इस सिंगल डिप्लॉयड सेल को हमने क्या नाम दिया था, शाबाश जाइगोट नाम दिया था। तो इसको हमने बोला था जाइगोट, ये क्लियर है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कैपेसिटेशन तो ऑलरेडी आपको पता ही है, मैंने बोला था सिनगैमी का मतलब होता है स्पर्म एंड एग का आमने सामने आना, समझ रहे हो ना। जैसे वहां से एग आया, यहाँ से स्पर्म आया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कोई फ्यूजन नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। लेकिन जब ये दीवारों को काटेगा, सब कुछ ब्रेक करेगा, अलग अलग रिएक्शन से, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, फाइनली दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच करेगा बेटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी, क्लियर है। प्लाज्मोगैमी के बाद बेटा स्पर्म अपना सेंट्रियोल और न्यूक्लियस डोनेट करेगा बेटा, ठीक है, दैट याद है ना बेटा, ठीक है, ये प्लीज याद रखना, ठीक है। और फाइनली जब कैरियोगेमी कंप्लीट हो जाएगी बेटा, तो कंप्लीशन ऑफ कैरियोगेमी से क्या बनेगा, एक सिंगल डिप्लॉयड सेल बनेगा, एंड दिस सिंगल डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट, ये क्लियर है। और जाइगोट कहां बना था, शायद आपको अभी भी याद होगा ये बेटे, जाइगोट बना था एक स्पेशल ऑर्गन के अंदर, और जिस ऑर्गन को हमने क्या नाम दिया था शाबाश फ्लोपियन, अरे याद है कि नहीं है बेटा, फ्लोपियन ट्यूब नाम दिया था, समझ आया, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड समझ बेटे, ये क्लियर हो गया ना। चले अब आगे की कहानी आज पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब आपको पता है बेटा कि हमारी पूरी बॉडी, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी बेटा, पूरी बॉडी से मेरा कहने का मतलब है हमारी बॉडी की सारी सेल्स हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हर एक सेल डिप्लॉइड है। लेकिन हमारी डिप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन या डिप्लॉइड सेल्स की शुरुआत कहां से हुई है बेटा, जाइगोट से हुई है। सो मतलब किसी जमाने में हम इतने बड़े नहीं थे जितने अभी दिख रहे हैं बेटा, या किसी जमाने में हम मल्टीसेलुलर भी नहीं थे बेटा, हम किसी जमाने में क्या थे, यूनिसेलुलर थे, और उस यूनिसेलुलर सेल का नाम क्या था बेटा, जाइगोट था। फिर इस यूनिसेलुलर सेल ने क्या किया, आगे आके एक बड़ी सी चीज को बनाया, एक बड़े से ऑर्गेनिज्म को बनाया, जो नेचर में कैसा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, मल्टी, जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को फिर हम नाम देते हैं, जैसे उमर सर, फहीम या एक्सवाइजेड कोई नाम है बेटा, क्लियर है ना। सो अगर मैं एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से, ये सुनना ध्यान से, एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं जो खुद भी कैसा होगा, डिप्लॉयड ही होगा, तो मेरे को बेटा वो बनाने के लिए इस सेल के साथ क्या करना चाहिए, माइटोसिस करना चाहिए कि मियोसिस करना चाहिए, माइटोसिस करना चाहिए, ये क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि माइटोसिस ऑफ जाइगोट जो होता है, ये सुनना प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस ऑफ जाइगोट जो होता है बेटा, ये सिंगल सेल है ना, तो अगर ये माइटोसिस में जाना चाहती है तो सबसे पहले ये कहां जाएगी, ये जाएगी इंटरफेज के अंदर बेटा, क्लियर है। और फिर इंटरफेज को कंप्लीट करके कहां जाएगी, शाबाश एम फेज के अंदर बेटा, क्लियर है ना। और एम फेज में कहां जाएगी, माइटोसिस
माइटोसिस में जाएगी। एम फेज 2 होता है ना, माइटोसिस एंड मियोसिस, लेकिन ये किस एम फेज में जाएगी? माइटोसिस। ये तो सबको समझ आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरफेज ऑफ जाइगोट की बात करूँ, सुनना प्लीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट, और ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर मैं इंटरफेज ऑफ माइटोसिस की बात करूं, आप सबको पता है बेटा कि इंटरफेज के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल 3 स्टेज होते हैं, वैसे तो 4 है बेटा। पहला G1 फेज, अरे क्लियर है कि नहीं है बेटा? दूसरा S फेज, ठीक है, एंड तीसरा G2 फेज, और चौथा और एक होता है G0, उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ, ठीक है, ये सुनना ध्यान से। तो जब जाइगोट बनता है, ठीक है ना, तो आप सबको पता है जाइगोट बना है बेटा किससे? शाबाश, जाइगोट बना है किससे बेटा? शाबाश, फ्यूजन ऑफ, समझ आया ना? और स्पर्म एग के अंदर गया कि एग स्पर्म के अंदर आया? स्पर्म एग के अंदर गया। और अगर आपको पुरानी कहानी अच्छे से याद हो कि जो एग हमारा था बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो एग के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग थी बेटा, याद है ना? और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हमने क्या नाम दिया था? जूना। अरे क्लियर है? तो वो जूना पेलिसोडा अभी भी होगा कि वो गायब हो चुका है? वो अभी भी होगा बेटा, अरे होगा ना। जूना पेलिसोडा को हमने एक जगह पे काटा था, हर जगह नहीं काटा था, याद है ना? तो जूना पेलिसोडा अभी होगा कि नहीं होगा? तो जूना पेलिसोडा अभी भी है बेटा। अरे क्लियर है कि नहीं है? और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जूना पेलिसोडा को हमने स्लो ब्लॉक से बेटा हार्ड किया था कि सॉफ्ट किया था? जल्दी जल्दी, स्लो ब्लॉक से हमने जूना पेलिसोडा को और हार्ड किया था कि सॉफ्ट किया था? हार्ड किया। अरे याद है कि नहीं है बेटा? तो मतलब ये वाली लेयर कैसी है बेटा? ये हार्ड है कि सॉफ्ट है? ये हार्ड लेयर है, ठीक क्लियर है? अब इस हार्ड लेयर के अंदर कितनी सेल्स है जिंदा? एक सिंगल सेल है, जिस सिंगल सेल को आप क्या बोल रहे हो? अब उस जाइगोट ने बेटा आगे क्या बनाना है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जूना पेलिसोडा डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज जूना पेलिसोडा के पास डिवीजन की प्रॉपर्टी, बिकॉज ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है बेटा। ये समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? क्लियर है ना? अब ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर तो डिवाइड नहीं करेगा ना, लेकिन उल्टा ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है? हार्ड है बेटा। और इस हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, एक सॉफ्ट सेल है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो ये सेल जो जाइगोट अंदर बैठी है बेटा, इनसाइड द जूना पेलिसोडा, ये डिवाइड करना शुरू करती है। क्या करना शुरू करती है? ये सुनना प्लीज ध्यान से, ठीक है ना? जब ये डिवाइड करेगी थ्रू माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस की अगर मैं बात करूं, तो माइटोसिस से कितनी सेल्स बनेंगी? 2। फिर तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जा रहा है ना, लेकिन एट अ टाइम बेटा एक समय ऑफ कोर्स या डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब इस सेल के अंदर इतनी ज्यादा सेल्स बढ़ेंगी बेटा कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय द जूना पेलिसोडा, ये सेल्स को उल्टा मारना शुरू करेगा, या सेल्स को उल्टा बेटा ब्रेक करना शुरू करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? ये समझ रहे हो ना? बिकॉज डिवीजन की जगह छोटी है, लेकिन इस छोटी जगह में हमें नंबर ऑफ सेल्स क्या करनी है? हर सेकंड बढ़ानी है बेटा, हर घंटे बढ़ानी है बेटा। समझ आया ना? तो इसलिए बेटा आपके हिसाब से क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, मुझे बता, ये जो जाइगोट आपको यहां पे दिख रहा है, क्या ये नॉर्मल माइटोसिस करेगा कि कोई स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस करेगा बेटा? बिकॉज नॉर्मल माइटोसिस के अंदर सेल का नंबर भी बढ़ेगा, सेल का साइज भी बढ़ेगा, और अगर दोनों चीजें साथ में बढ़ी तो प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज 8 सेल के बाद जगह ही नहीं बचेगा, 16 सेल के बाद जगह ही नहीं बचेगा। समझ क्या बता रहा हूं मैं? तो इसलिए इस सेल ने क्या किया? सेल का नाम क्या है बेटा? शाबाश, इसने एक जबरदस्त तरीका अपनाया बेटा। इसने क्या किया? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जो आपको यहां पे दिख रहा है बेटा, ये सेल क्या करता है? ये G1 को स्किप करता है, मतलब इसमें G1 फेज, ये G2 को स्किप करता है, मतलब इसमें G2 फेज, ये खाली कौन सा फेज करता है बेटा? मैं समझ रहा हूं क्या बता रहा हूं मैं? तो मतलब ये सेल क्या करेगा? ये खाली अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा? डबल करेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म को डबल। पास में क्या बता रहा हूं मैं? तो जब ये सेल बेटा एंटर करेगा किस में? एम फेज में। एम फेज में आएगा बेटा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के अंदर जब सेल डिवाइड करेगी ना, वो डबल साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगी कि अपने पहले वाले साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगी? अपने पहले वाले साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगी। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ऐसे समझ लो, मान लो फॉर इसमें 5-10 ग्राम साइटोप्लाज्म था फॉर एग्जांपल, इस सेल के पास अपना 10 ग्राम्स का साइटोप्लाज्म था। G1 फेज में वो 10-20 हो जाता, ये क्लियर है ना बेटा? G2 में वो 20-40 हो जाता, लेकिन ना इसने G1 किया, ना इसने खाली क्या किया? तो S फेज के अंदर न्यूक्लियस पहले मान के चलो 1 था, लेकिन S फेज के बाद न्यूक्लियस की टेंडेंसी कितनी हो गई? 2, बिकॉज DNA डबल हो गया ना, लेकिन साइटोप्लाज्म डबल नहीं हुआ ना, साइटोप्लाज्म अभी भी कितना है? 10 ही है ना। बात समझ रहे हो ना? तो अब ये इस 10 को क्या करेगा? टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के अंदर 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, 5 एक को देगा, 5 दूसरे को देगा। बात समझ रहे हो ना? फिर जो अगेन 2 सेल्स बनेंगी बेटा, वो अगेन सेम करेंगी, वो G1 को हटाएंगी, G2 को हटाएंगी, खाली S करेंगी, तो फिर डाई, फिर उसके बाद 1.5,
इसके बाद 1, उसके बाद 0.5, तो ऑटोमेटिकली बेटा हर सेल आगे बढ़ते बढ़ते डीएनए कंटेंट को क्या कर रही है, डबल कर रही है और रिटेन कर रही है बेटा। आप समझ रहे हो ना, बिकॉज अगर ये सेल डिप्लॉयड थी 2n, आने वाली सेल्स भी 2n होंगी, फिर अगेन 2n, फिर ऐसे 8 2n, 16 2n, ये समझ रहे हो ना। लेकिन साइटोप्लाज्म की मात्रा हर सेल में क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये क्लियर हो रहा है। यानी ओवरऑल बेटा अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ओवरऑल जूना पेलिसोडा के अंदर, जूना पेलिसोडा के, ये एमएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ओवरऑल जूना पेलिसोडा के अंदर बेटा एट द स्टेज ऑफ मर्यूला, जो 16 सेल या 32 सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, वहां पे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा कि कम होगा? नालायक को बेटा, जूता मारूंगा दोनों को। सेम रहेगा ना, ये क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा गया था। मर्यूला के अंदर आफ्टर द माइटोसिस ऑफ जाइगोट द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ द, तो क्या रहेगा? समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? बिकॉज ये साइटोप्लाज्म को कहीं बढ़ा ही नहीं रहा है ना, ये अपने ओरिजिनल साइटोप्लाज्म को ही क्या कर रहा है, पहले सेल को 10 था, फिर 5 दे दिया, फिर 2.5 दे दिया, फिर 1.5 दे दिया। ये समझ रहे हो क्या बता रहा मैं? ओवरऑल जूना पेलिसोडा के अंदर कितना साइटोप्लाज्म रहेगा? सेल बहुत सारी हो जाएंगी, सेल 16 हो जाएंगी। पहले एक सेल था, अब 16 सेल हो जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी कितना होगा? 10 ही होगा बेटा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सुनो ध्यान से बेटा, मैं क्यों बता रहा हूं आपको। दिस टाइप, सुनो ध्यान से बेटा, दिस टाइप ऑफ माइटोसिस, ये सुनिए प्लीज ध्यान से, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ माइटोसिस वेयर द नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग बट द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट इंक्रीजिंग, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं द साइज ऑफ सेल इज डिक्रीजिंग बेटा। नॉर्मल माइटोसिस के अंदर नंबर भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है, लेकिन इस माइटोसिस में नंबर बढ़ रहा है लेकिन साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है? रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज जूना पेलिसोडा बाहर एक हार्ड लेयर है बेटा, तो हमको कम जगह में क्या करनी है, समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं। सो दिस टाइप ऑफ, को मैं इस कलर से लिख देता हूं, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ माइटोसिस इज नोन एज, इसको हम क्या नाम देते हैं? अरे क्लियर हुई बात? जल्दी क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछे क्लीवेज का मतलब क्या होता है बेटा, तो आप क्या बोलोगे? शबाश, क्लीवेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ that occurs only in शबाश जायगोट बेटा, क्लियर है ना। एंड क्या होता है इसके अंदर? शबाश, द सेल नंबर इंक्रीजेस बट द साइज ऑफ सेल डज नॉट, समझ रहे हो ना। नॉर्मल माइटोसिस में नंबर भी बढ़ता है और, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। रीजन उसके पीछे, बिकॉज द सेल इज नॉट परफॉर्मिंग G1 एंड इट इज ओनली परफॉर्मिंग SP, यानी अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, अमाउंट ऑफ DNA इज इंक्रीजिंग, समझ आया ना। द नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीजिंग बट द साइज इज नॉट। तो ऐसे पर्टिकुलर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? अरे क्लियर हुआ? तो मतलब क्लीवेज के बारे में अगर हम 2-3 बातें लिखना चाहे तो पहली बात क्या लिखेंगे आप बताओ बेटा? शाबाश, नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीजिंग, क्लियर हो गया। दूसरी बात लिखेंगे बेटा, द अमाउंट of nuclear material ठीक है, ब्रैकेट में DNA बेटा इज इंक्रीजिंग, शॉर्ट में इंक्रीजिंग लिखेंगे, इज इंक्रीजिंग, हाँ इज इंक्रीजिंग, क्लियर है ना। और तीसरा क्या लिखेंगे शबाश, जल्दी शबाश, द साइज ऑफ सेल्स इज, जल्दी शबाश, इज डिक्रीजिंग। अरे क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं ये 3 लाइनें नॉर्मल माइटोसिस के बारे में लिखूंगा तो नॉर्मल माइटोसिस में क्या लिखूंगा? नंबर इंक्रीजिंग, अमाउंट इंक्रीजिंग, साइज इंक्रीजिंग। बात समझ आया ना। लेकिन यहां पे लास्ट वाला डिफरेंस कौन ला रहा है? साइज ला रहा है बेटा। और रीजन इसका क्या? अगर आप इसका रीजन लिखना चाहते हो, यहां पे साइज इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है बेटा? रीजन, शबाश, रीजन क्या है इसका? जल्दी शबाश, बिकॉज द जाइगोट इज कवर्ड बाय, समझ आया ना, जाइगोट is covered by hard layer of zona pellucida। अरे समझ आया ना बच्चा? तो इस वजह से साइज को हम इंक्रीज, समझ आया कि नहीं समझ आया? बिकॉज हमारा यहाँ पे मकसद नंबर इंक्रीज कराना होता है, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनना जरूरी है बेटा। यहाँ साइज जरूरी, साइज हम बाद में बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये क्लियर हुआ? सो ऐसे पर्टिकुलर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं।
ये क्लियर हुआ? क्लीवेज एकदम क्लियर हुआ? पक्का? अब क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में कौन कौन सी सेल्स बनती है, यहां मैं नाम लिखूंगा फिर आगे पिक्चर दिखा देता हूं। क्लियर है? नजर रखिए प्लीज ध्यान से। जब जायगोट का पहला क्लीवेज होगा, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज, अभी टाइमिंग वाइमिंग नहीं बताऊंगा, टाइमिंग पिक्चर में बताऊंगा, 34 आवर्स के आसपास, ठीक है ना। तो क्या बनती है बेटा, टू सेल्ड एम्ब्रियो बनती है बेटा। क्या बनती है शबाश? टू सेल्ड एम्ब्रियो बनती है। समझ आया? जल्दी जल्दी समझ आया ना। और इन दोनों सेल्स को जो इस एम्ब्रियो में पाई जाती है ना, दे आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमर्स बेटा, ब्लास्टोमर्स। क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी शिवाश, जल्दी जल्दी शिवाश, क्या बोलते हैं? और ये जो डिवीजन होता है ना बेटा, ये डिवीजन होता है होलोब्लास्टिक बेटा। क्या होता है? होलोब्लास्टिक का मतलब हुआ कि आपके पास तरबूजा है, आपने चाकू उठाया, आपने तरबूजे का एक कोशिश ना शाख का काटो, बोलते हैं ना बेटा, आपने एक शाख नहीं काटा, आपने पूरे तरबूजे के दो हिस्से कर दिए, तो ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? नहीं समझा मैंने क्या बोला? यानी जब एक सेल बराबर दो सेल्स में कंप्लीटली क्या हो जाएगी, समझ आया? दैट इज कॉल्ड ए होलोब्लास्टिक डिवीजन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक तो समझ आया? नेक्स्ट बेटा, अब यहां पे अगेन क्या होगा, क्लीवेज होगा, ठीक है। तो दो से क्या बनेगी, तो क्या लिखेंगे, फोर सेल्ड एम्ब्रियो बोलेंगे बेटा। समझ आया? आगे मैं आपको बताऊंगा एम्ब्रियो एंड फीटस में क्या डिफरेंस है, बस अभी आप एम्ब्रियो याद रख लो। तो मैं बोलूंगा फोर ब्लास्टोमर बन गए, ठीक है ना। फिर अगेन डिवाइड क्या वो क्या बनेगा शबाश, एट सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा। समझ आया बच्चा? फिर ये अगेन डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, 16 सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा, 16 सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या याद रखनी है? कि जो 8 सेल्ड एम्ब्रियो होता है, ये ना 8 सेल्ड, ये 8 सेल्ड हो गया और ये 16 सेल्ड हो गया, ठीक है ना। तो 8 सेल वाले एम्ब्रियो को हम नाम देते हैं अर्ली मर्यूला। क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अर्ली मर्यूला। मर्यूला का मतलब होता है मलबरी लाइक, तुल ना क्या तुल, उसको मलबरी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एडवांस्ड मर्यूला बेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए लेट और एडवांस्ड मर्यूला, याद रहेगा। चले अब 16 से क्या बनेगी शबाश, 32 सेल्स बेटे, ठीक है ना। और फिर फाइनली 32 से बनेंगे फाइनल स्ट्रक्चर, जिसको मैं यहां पे बताना चाहूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट्यूला और ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ये क्लियर हो गया? तो दिस कन्वर्जन, अब ये सुनना प्लीज ध्यान से बेटा, दिस कन्वर्जन ऑफ 16, सुनना पहले ध्यान से बेटा, लिखो नहीं, दिस कन्वर्जन ऑफ 16 सेल्ड सॉलिड स्ट्रक्चर। अगर आप तुल खाए हो कभी बेटा, मलबरी खाए हो, वो अंदर से खोखला नहीं होता है, वो अंदर से क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये भी नेचर में कैसे, मतलब 16 सेल्स एकदम टाइटली चिपकी है आपस में, इसलिए इसको मर्यूला बोला जाता है, ठीक है। दिस कन्वर्जन ऑफ 16 सेल्ड सॉलिड, समझ आया ना, या 32 सेल्ड सॉलिड स्ट्रक्चर इनटू द 64 सेल्ड हॉलो स्ट्रक्चर बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? और ये जितना भी मैं आपको भी बता रहा हूं ना, सुनो ध्यान से, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, दिस होल प्रोसेस इज ऑकरिंग इनसाइड फ्लोपियन ट्यूब बेटा। समझ आया? तो जब आपका एम्ब्रियो, सुने ध्यान से, जब आपका एम्ब्रियो 16 सेल्स का बनता है, अप्रोक्सीमेटली चौथा दिन होता है बेटा, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का 4th डे होता है, इस समय आपका एम्ब्रियो बेटा यूट्रस के किनारे पे पहुंच गया होता है। समझ आया मैं क्या बता रहा हूं? यूट्रस का किनारा समझ रहे हो ना, यहां से फ्लोपियन ट्यूब आया, फंडस आया, तो फंडस जिस जगह पे जुड़ता है ना फ्लोपियन ट्यूब के साथ, वहां पे आपका 16 सेल्ड शबाश मर्यूला पहुंच गया होता है बेटा। समझ आया ना? और उसके बाद ये डिवाइड करके क्या बनता है, 64, और 64 फिर नीचे कहां पे आता है, यूट्रस में आता है। ये इंशाल्लाह थोड़ी देर में अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया? तो यहां पे मैंने आपको बताया क्या, क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। तो अब ब्लास्टुलेशन को थोड़ा हम टाइम फ्रेम में पढ़ते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में थोड़ी टाइमिंग वाइमिंग दी है बेटा, और उसके साथ में फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, इम्प्लांटेशन। तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे ये जाइगोट के अंदर क्या होती है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है कि उसके अंदर क्लीवेज होती है, तो आंसर क्या आएगा, क्लीवेज। समझ? क्यों उसको माइटोसिस नहीं बोलते हैं, बिकॉज नॉर्मल माइटोसिस में G1 भी होता है, S भी होता है, G2 भी होता है, लेकिन क्लीवेज के अंदर G1 G2 खाली क्या होता है, समझे? अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्लीवेज के अंदर सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बराबर रहेगा कि चेंज होगा?
शाबाश। क्लीवेज के अंदर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म की रेशियो बराबर रहेगा कि चेंज होगा? क्या बूट कड़बो वन पे वजलाबो वन पे में पहले शिंद बूटस कर भाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो इज इक्वल टू एन बाई टू सी। एन का मतलब, सी का मतलब, और फिर अरे भाई हद है यार। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज इक्वल टू टू एन बाई टू सी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डीएनए, ना कि अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। बात समझ आ रहा है? तो बताओ बेटा, साइटोप्लाज्म यहाँ कोई रोल प्ले कर रहा है इस रेशियो में? साइटोप्लाज्म ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म शायद साइटोप्लाज्म की कोई इंपॉर्टेंस है, नहीं है बेटा, बिकॉज रेशियो क्या है? नंबर का और अमाउंट ऑफ डीएनए का, ना कि अमाउंट ऑफ। बात समझ आ रहा है? तो बताओ फिर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो सेम रहेगा कि बढ़ेगा बेटा? क्या वन मोमेंट, एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर टू एन बाई टू सी था, फिर दो सेल्स के अंदर टू एन बाई टू सी हुआ, फिर तीन सेल्स के अंदर टू एन बाई टू सी हुआ। तो ओवरऑल बेटा इस जूना पेलिसोडा के अंदर नंबर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि सेम हो रहा है? एक सेल के अंदर 16 क्रोमोसोम्स है और 16 सी ऑफ डीएनए है। दो सेल्स के अंदर कितना होगा? तीन के अंदर कितना होगा? फोर के अंदर कितना होगा? अगर सेम रह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? समझ आया मैंने क्या बोला? चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं इधर बेटा, ठीक है ना? तो यहां हम पढ़ने वाले क्या है शबाश? बोलो जल्दी जल्दी शबाश। ब्लास्टुलेशन ऑफ, जल्दी जल्दी शबाश, ऑफ, अरे जल्दी जल्दी बोलो, ऑफ जायगोट बेटा, ठीक है ना? और इस पे जरा पिक्चर पे ध्यान रखना, बिकॉज इस पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज, नजर रखो ध्यान से बेटा। जो सबसे पहली सेल आपको दिखाई दे रही है, आई होप आप इसको पहचान भी गए होंगे, और आप इसका नाम भी बता सकते हो, थोड़ा इसको अच्छे से लिखेंगे कलर से। तो बताओ फटाफट से, इस सेल का नाम क्या है बेटा? शाबाश, दिस इज, ये जायगोट हो गया है ना बेटा? तो जायगोट कैसी सेल है बेटा? डिप्लॉयड सेल है, और नंबर में कैसी है? जल्दी जल्दी शबाश, सिंगल है बेटा। ये क्लियर है? तो जायगोट को थोड़ा सा मैं लेवल करना चाहूंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो आप ही ट्राई कर लो लेबलिंग का, इधर लेबलिंग करेंगे, चलो इधर से लेबल करते हैं। सबसे बाहर आपको दिख रहा है बेटा येलो कलर का एक प्रोटेक्टिव कवर, तो बताओ फटाफट इसका नाम क्या है? जूना, वेरी गुड। अंदर आपको दिख रहा है रेड कलर में बेटा ये लेयर, ये क्या है? जल्दी जल्दी शाबाश, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, शाबाश, क्लियर है बेटा, ठीक है ना? ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे छोटी छोटी दो सेल्स, रेड्यूस्ड सेल्स बेटा, इनको हमने कुछ जमाने में बोला था पोलर, ये अब खत्म हो जाएंगी, ठीक है? और यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा ग्रीन कलर में ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? जल्दी जल्दी शाबाश, डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ, अरे क्लियर है? तो लेबल कर देते हैं सबसे पहले। तो ये है आपका जूना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ? जूना पेलियोसेडा, जूना पेलियोसेडा, जूना पेलियोसेडा, ठीक है? ये है आपका यहाँ पे टू एन न्यूक्लियस बेटा ऑफ, ऑफ, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है ना? ये इधर है आपकी शबाश, दीज आर पोलर, दीज आर पोलर बॉडीज बेटा, जो आने वाले समय में क्या होंगी? खुद डिजेनरेट होंगी, ठीक है ना? और फाइनली ये क्या है शबाश? प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जायगोट होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक तो समझ आया, ठीक है? अब हमें आने वाले समय में किसको बनाना है? एम्ब्रायो को बनाना है, फीटस को बनाना है। एंड एम्ब्रायो एंड फीटस कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? मल्टी, और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप फटाफट से बताओ बेटा क्या होगा? माइटोसिस होगी स्पेशल वाली, ठीक है ना? एंड दिस स्पेशल माइटोसिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज, दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज। क्लियर है ना बच्चा?
स्मूथ केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और क्लीवेज के बारे में आपने याद रखा, साइज बढ़ेगा, साइज डिक्रीज होगा, नंबर बढ़ेगा और अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा, ये समझ आया। अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना चाहता हूँ जो जरूरी याद रखनी है, वो है कि जब जायगोट बनता है, बन गया जायगोट, ठीक है ना, जायगोट के बनने के बाद यानी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट पहली बार क्या करेगा, जल्दी जल्दी शिवाश, माइटोसिस करेगा या क्लीवेज करेगा, ठीक है। और ये माइटोसिस और क्लीवेज जो होती है ना, ये नेचर में होती है होलोब्लास्टिक बेटा। कैसी होती है? होलोब्लास्टिक का मतलब होगा पूरा जायगोट। क्लियर ना बच्चा? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा दैट इज, ये प्रोसेस जो चल रहा है यहाँ पे ना, ये आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होती है 34 आवर्स के बाद बेटा। ये एनसीईआरटी में लिखा है, समझ आया ना। या मैं इसको राउंड फिगर करके क्या मान सकता हूँ, डे 1 मान सकता हूँ, डे 1 मान सकते कि नहीं। 24 का डे होता है, तो डे 1 के आसपास आफ्टर 34 आवर्स जायगोट ने पहले रेस्ट लिया, बनने के बाद कितने घंटे का रेस्ट लिया, 34 घंटे का, और फिर अपने आप को अंदर से तैयार किया बेटा। और फाइनली आफ्टर दिस टाइप स्पेन बेटा, जायगोट फर्स्ट टाइम अपने डिप्लॉइड न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा इनटू 2 सेल्स बेटा। समझ आया ना। ये सेल जो आपको अंदर दिख रही है, ठीक है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कुछ बोला था। नाउ दीज सेल्स जो यहाँ पे बनी है बेटा, दीज सेल्स विल बी नाउ कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, नाउ दीज सेल्स विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टो। कितने ब्लास्टोमर्स है? 2 ब्लास्टोमर्स है बेटा। क्लियर है ना। तो इनको हम नाम देते हैं ब्लास्टोमर्स बेटा, ब्लास्टोमर्स। समझ आया ना बच्चा। और इस स्टेज को बेटा, जहां पे जूना पेलिसुडा कवर कर रहा है किसको, 2 ब्लास्टोमर्स को, और निकला है किस रास्ते पे बेटा, जायगोट को एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट करने के रास्ते पे बेटा। समझ आया ना। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो बेटा। याद रहेगा, जल्दी याद रहेगा। तो अगर आपको नीट के वाला बंदा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 2 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कितने घंटे बाद बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आंसर आएगा 34। या डे अगर साथ में दिया होता है, ऑन एन अप्रोक्सीमेशन डे 1 के बाद ही बनता, मतलब अगर कल फर्टिलाइजेशन हुई थी तो आज पहली बार जायगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा बेटा। समझ आया ना। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम क्यों ले रहा है, इतना टाइम इसलिए ले रहा है बिकॉज इस टाइम के अंदर बेटा इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिनको बोलते हैं, जो पूरे डीएनए को क्या करते हैं, रीड करते हैं दोबारा से। वो चेक करते हैं कि डीएनए में कहीं कोई म्यूटेशन तो, कोई गलती वलती तो, एंजाइम्स प्रॉपर है कि नहीं है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रॉपर है कि नहीं है, तब जाके इसको अलाउ करते हैं कहां जाने के लिए, माइटोसिस जाने के लिए। समझ आया। ये क्लियर हो गया। बन गया 2 सेल स्टेज बेटा। अब 2 सेल के बाद अगेन क्या होगी, जल्दी जल्दी शिवा, अगेन क्या होगी, माइटोसिस। समझ आया ना। स्पेशल माइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीवेज बेटा, ठीक है। यहां पे अगेन होगी माइटोसिस, माइटोसिस यहां अगेन होगा, जल्दी जल्दी शाबाश, क्लीवेज बेटा। क्लियर है ना बेटा। और ये माइटोसिस और क्लीवेज जो होती है, ये अप्रोक्सीमेटली होती है 40 आवर्स के बाद बेटा। समझ आ रहा है। मैं आऊंगा, उस पे आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेटा, 40 आवर्स। अब जरा सुनो ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा ऑलरेडी गया है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द जाइगोट, सुना ध्यान से, द जाइगोट अंडरगोज, द जाइगोट अंडरगोज सेकंड क्लीवेज और माइटोसिस बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, एट डैश आवर्स बेटा। तो आंसर क्या आएगा, 40 आवर्स। सुनना ध्यान से, ये फर्टिलाइज, सुनिए ध्यान से, ये फर्टिलाइजेशन है, ये पहला क्लीवेज है, ठीक है ना, और ये दूसरा क्लीवेज है। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कितने घंटे हुआ है, तो आंसर क्या आएगा बेटा। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा सा चकमा देगा, वो बोलेगा पहले क्लीवेज के बाद कब हुआ है बेटा, तो क्या आएगा बेटा, 6 आवर्स आएगा। समझ आया। तो मैं इधर इधर लिख भी देता हूं इसको, ठीक है ना, इधर ऐड कर देते हैं ऐसे। तो 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना बच्चा। और 6 आवर्स आफ्टर, जल्दी जल्दी शाबाश, आफ्टर फर्स्ट, वेरी गुड, 6 आवर्स आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज। क्लियर हुई बात। आई होप यहां तक कोई मसला नहीं है बेटा। समझ आया ना। तो फाइनली बेटा सेकंड क्लीवेज के बाद 6 घंटे के बाद इन रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, या 40 घंटे के बाद इन रेस्पेक्ट टू द फर्टिलाइजेशन, फाइनली क्या हुआ बेटा, 2 ब्लास्टोमर ने डिवाइड किया। जूना पेलिसुडा अभी भी आपको दिख रहा है, बाहर है कि नहीं है बेटा,
परसिस्टेंट है अभी भी, ठीक है ना। और क्या बनी शाबाश, 4 सेल्स बनी, और इन 4 सेल्स को हम क्या बोलेंगे अगेन, शाबाश, वेरी गुड। तो ये बना 4 सेल्ड एम्ब्रियो बेटा, क्लियर है। और ये चारों को अगेन हम क्या बोलते हैं शाबाश, दे आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमर्स बेटा। तो ये अभी भी ब्लास्टोमर ही है, ब्लास्टोमर्स, क्लियर है ना। अब इनको ब्लास्टोमर्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज दीज सेल्स आर लेटर गोइंग टू फॉर्म ब्लास्टूला बेटा, समझ आया ना। चलिए 4 ब्लास्टोमर्स है, और इस एम्ब्रियो स्टेज को हम क्या बोलते हैं शाबाश, 4 सेल्ड एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं। आप समझ रहे हो बेटा कि जब आपकी कोई वैल्यू, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं अपने बच्चों को, जब आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, अब आपके माँ बाप को पता भी नहीं था भाई तुम पैदा होंगे कि नहीं होंगे बेटा, कोई श्योरिटी नहीं था, तब भी आपकी बॉडी के अंदर बेटा प्रॉपर तरीके से ख्याल रख रहा है, डिविजन्स करा रहा है, कौन कौन, शाबाश अल्लाह बेटा, समझ आया ना। तो बाद में आप भूल जाते हो बड़े होके बेटा। ये क्लियर हुआ। अगर यहां थोड़ा सा गलती होगा तो जिंदगी इधर ही खत्म है बेटा, एंड है। यहां सब कुछ प्रॉपर चलेगा तब जाके क्या बनेगा, इंसान बनेगा। ये क्लियर हुआ। तो ये यहां तक तो सारा मसला क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। अगेन क्या होगा, जल्दी जल्दी शाबाश, अगेन होगी माइटोसिस बेटा, है ना। अगेन होगी, अगेन होगी क्लीवेज बेटा, ठीक है ना। और डे जो होता है बेटा ऑन एन अप्रोक्सीमेशन 3rd डे होता है बेटा, डे 3 लिख देता हूं मैं, डे 3 के आसपास, ठीक है। तो क्या होगा आप खुद ही बता दो शाबाश, 8 सर। इन 8 को हम क्या बोलेंगे अगेन, अगर आप नजर रखो ध्यान से, अगर आप पहले के कंपैरिजन में देखोगे ना ध्यान से, हर डिवीजन के बाद सेल का साइज क्या होता जा रहा है, समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं। और साइज डिक्रीज क्यों है वो हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। नाउ दिस स्टेज जो आपको यहां पर दिख रहा है ना, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 8 सेल्ड, इसको मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज 8 सेल्ड एम्ब्रायो स्टेज बेटा, एम्ब्रायो स्टेज, समझ आया ना बच्चा। और इसी को हम क्या नाम, दिस इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज अर्ली मर्यूला बेटा, समझ आया। तो ये प्लीज याद रखना, अर्ली मर्यूला कब बनता है, तो आंसर क्या आएगा, ऑन द 3rd डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा, समझ आया ना बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अब यहां का अगेन क्या हो रहा है सुभाष, अगेन क्लीवेज होगा, अगेन जल्दी जल्दी माइटोसिस होगी बेटा, समझ आया ना, माइटोसिस अगेन हुआ, क्लीवेज अगेन हुआ बेटा, समझ आया ना। और दिन जो है बेटा ये है 4th डे, डे 4 है, इधर लिख देता हूं मैं, डे 4 या 72 आवर्स बेटा, 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये वो डाटा मैं दे रहा हूं जो आपकी बुक में दिया है, मैं हर जगह आवर्स ऐड नहीं कर रहा, जहां उन्होंने ऐड किया वही मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। सो डे 4 और 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझे। अब यहाँ एग्जाम आपसे फिर से पूछ सकता है पहले डिवीजन के कंपैरिजन में कितना, दूसरे में कितना, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, क्लियर है। तो अगेन बेटा आपके एम्ब्रियोज ने क्या किया, ब्लास्टोमर ने क्या किया, माइटोसिस करी, डिवाइड किया, तो 8 से कितने बने, जल्दी जल्दी 16 बने, समझ आया ना। नाउ दिस इज कॉल्ड ए 16 सेल स्टेज, जल्दी जल्दी 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो बेटा, क्लियर है बच्चा, एम्ब्रियो बेटा। और इसी को हम क्या नाम देते सुभाष, एडवांस्ड, एडवांस्ड और लेट मर्यूला, समझ आया बच्चा। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो मैं इधर लिख देता हूं, इधर ऐड कर देता हूं। ये वो स्टेज है आपकी एम्ब्रियो का, ठीक है ना, जहां पे एम्ब्रियो बेटा पहुंच चुका है, कहां पे शाबाश, एट द एम्ब्रियो, embryo is present at the end of FT लिख दूं शॉर्ट में, fallopian tube and beginning of uterus, समझ आया बच्चा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, ठीक है ना, सुनना प्लीज ध्यान से। अब अगर आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना, फ्लोपियन ट्यूब की बाउंड्री के एकदम मतलब बॉर्डर के ऊपर पहुंच, फ्लोपियन ट्यूब की बॉर्डर के ऊपर पहुंचा है या यूट्रस के बॉर्डर के ऊपर पहुंचा है, बिकॉज अभी नीचे यूट्रस बचा, ऊपर फ्लोपियन ट्यूब बचा, और आपका ये 16 सेल एम्ब्रियो कहां पहुंच चुका है, यूट्रस की इनिशिएशन पे एंड फ्लोपियन ट्यूब के एंड पे पहुंचा है, समझ आया ना। इन दो साइड्स में आप क्या चाहोगे बेटा कि आपका ये वाला जाइगोट या ये वाला फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो बेटा
कहाँ इम्प्लांट हो, फ्लॉपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो कि यूट्रस में इम्प्लांट हो बेटा, ये तो एकदम क्लियर है ना। बिकॉज अगर ये फ्लॉपियन ट्यूब में इम्प्लांट हुआ, ये प्लेसेंटा नहीं बना सकता, और प्लेसेंटा नहीं बनाएगा तो बच्चा बनेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली बेटा उल्टा फीमेल को खतरा है, अगर साइज बढ़ गया वो फ्लॉपियन ट्यूब को ही क्या करेगा, ब्लॉक या बर्स्ट कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो जो बेस्ट साइट है बेटा इंप्लांटेशन की वो कहाँ है, लेकिन अभी तक ये बंदा कहीं पे भी इंप्लांट, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा मैं। और आपको मैंने शायद किसी क्लास के अंदर इसका रीजन बताया था बेटा, बिकॉज अभी तक इसको इंप्लांटेशन से रोक के किसने रखा है बेटा शाबाश, ज़ूना पेलिसुडा ने रखा है, याद है ना। तो मैं इधर लिख देता हूं बेटा, ज़ूना पेलिसुडा कैसी लेयर है बेटा शाबाश, प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव नॉन स्टिकी लेयर है बेटा, स्टिकी लेयर है बेटा, ठीक है ना, विच प्रिवेंट्स implantation, which prevents implantation in fallopian tube। अरे समझ आया मैं क्या बता रहा हूं। तो अब अगर आपका एम्ब्रियो यूट्रस के नजदीक पहुंच चुका है बेटा, तो आपके हिसाब से अभी क्या होना चाहिए, ये लेयर रहनी चाहिए कि ये लेयर हटनी चाहिए, हटनी चाहिए बेटा, समझ आया ना। तो ऐसा ही होता है, सुनिए ध्यान से, ऐसा ही होता है जब आपका 16 सेल एम्ब्रियो, ठीक है ना, पहुंच जाता है किसकी बाउंड्री पे, यूट्रस की बाउंड्री पे, तो ऑटोमेटिकली बेटा देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो यूट्रस के अंदर पाए जाते हैं, जो रिलीज होके बेटा इस पर्टिकुलर लेयर को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते या डिजेनरेट कर देते, ये समझ आया ना। और जिस समय ये लेयर ब्रेक हो रही होती है, अंदर वाली सेल्स को फैलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो 16 से कितनी बन जाती है, 32 बन जाती है, बात समझ रहे हो क्या बता रहा मैं। और 32 से कितनी बन जाती है, 64 बन जाती है। दैट ओनली इज पॉसिबल बेटा बिकॉज अब स्पेस ग्रोथ की क्या है, ज्यादा है। और वो कैसे ज्यादा होगी, बिकॉज आपका फ्लोपिड, आपका एम्ब्रियो के बाहर जो लेयर थी ज़ूना पेलिसुडा की बेटा, वो क्या हो चुकी है शाबाश, समझ आया ना। तो मैं इधर लिख दूं बेटा ब्रेकेज ऑफ शाबाश ज़ूना पेलिसुडा। अब यहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो सुनना ध्यान से। तो दिस स्टेप, ये सुनना प्लीज ध्यान से, दिस स्टेप वेयर द ज़ूना पेलिसुडा इज डिजेनरेटेड बेटा, विच इज प्रेजेंट अराउंड द ब्लास्टोमर्स बेटा, कितने ब्लास्टोमर्स शाबाश, 32 ब्लास्ट, 16 से वो 32 हो चुके हैं ना, चलो 16 भी ले लो बेटा, 16 ब्लास्टोमर्स, ठीक है ना। नाउ द सेल्स आर हैविंग ए एम्प्टी स्पेस फॉर फर्दर डिवीजन और एक्सपेंशन बेटा, समझ आया ना। ये आसपास होता है डे 6 में बेटा, कहां होता है, चलिए कहां होता है, डे, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, ये याद रखना प्लीज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं, समझ आया। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका एम्ब्रियो बेटा किस दिन हैच करता है बेटा, तो आंसर क्या आएगा, D6 लिखा है ना, D6 का मतलब है बेटा डे 6, समझ आया ना। और हैचिंग का मतलब क्या है, शाबाश, 32 सेल्ड या 16 सेल्ड एम्ब्रियो का कहां आना, ज़ूना पेलिसुडा से बाहर आना बेटा, समझ आया ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैचिंग। ये क्लियर हुआ क्या बता रहा हूं मैं, ये समझ आया ना। अब जब ये बाहर आ जाता तो सेल का नंबर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, और इस इंक्रीज्ड सेल मास को, जो 64 सेल का स्टेज होता है बेटा, दिस इंक्रीज्ड सेल मास विच इज मेड अप ऑफ शाबाश 64 सेल्स बेटा, समझ आया ना। इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट बेटा, ब्लास्टोसिस्ट, समझ आया कि नहीं समझ आया, ये क्लियर हुआ। और इस पूरी कहानी को जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई ना, इस पूरी कहानी को हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन बेटा, समझ आया। तो इस स्ट्रक्चर को मैं आपको नेक्स्ट पेज में अलग से समझा दूंगा, ये क्या है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। तो ये डेज एंड डेट पर जो यहाँ लिखा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कब पहला हुआ, कब दूसरा हुआ, कब 8 सेल बना, कब 16 सेल बना, कब हैचिंग हुई, और कब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखना है बेटा। दिस मच आई होप डन, पक्का। तो अब हम एक बार क्या करते हैं, बिकॉज ये स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से आगे की कहानी रिलेटेड है बेटा हमारी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। तो हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना किसी को, पक्का, इजी है कि टफ है, वेरी गुड बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला को, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट बेटा। अब सबसे पहली बात जो आपको ब्लास्टुला के बारे में याद रखनी है, दैट इज जो आपको दिख भी रहा है बेटा, फटाफट से बताइए ब्लास्टुला कितने ब्लास्टोमर्स का बना है,
इधर लिख दे, ये है 64 ब्लास्टोमर स्ट्रक्चर बेटा, ब्लास्टोमर स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए दूसरा जो आपको आगे इन दिख ही रहा है, हमने इससे पहले मर्यूला पढ़ा था, है ना? मर्यूला था सॉलिड स्ट्रक्चर, और ब्लास्टुला कैसा है बेटा? शाबाश, ये है हॉलो स्ट्रक्चर। टेनिस बॉल में क्यों हमेशा बोलता हूं? बिकॉज टेनिस बॉल भी अंदर से खोखली होती है, लेदर बॉल सॉलिड होती है, टेनिस बॉल खोखली होती है, तो ये भी अंदर से कैसा है बेटा? खोखला स्ट्रक्चर है। अरे समझ आया ना? ठीक है। और ये किस प्रोसेस के बाद बना है बेटा? वाश हैचिंग के बाद बना है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड आफ्टर हैचिंग। ये क्लियर हो गया? अब इसका स्ट्रक्चर एक बार एक्सप्लेन करें, वो जरा नजर रखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर में एक्चुअल सेल्स कितनी होंगी? 64। अब इन 64 सेल्स को बेटा हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर, सुनना प्लीज, लिखो मत अभी। ये टोटल 64 सेल्स है, और इन 64 सेल्स को मैं टोटल कितनी सेल डिविजन करूंगा? 3 सेल डिवीजन, जिसमें से 2 सेल डिवीजन आपको पेरिफेरी पे दिखेंगे, ग्रीन कलर वाला और व्हाइट कलर वाला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब ये टेनिस बॉल का क्या बना रहे? बाउंड्री बना रहे, ठीक है। और एक सेल स्ट्रक्चर कहां दिख रहा है? अंदर के साइड पे दिख रहा है। नहीं समझ रहे क्या बता रहा हूं मैं? तो ये जो बाहर वाली सेल्स आपको दिख रही है बेटा, ठीक है, जो व्हाइट कलर में आपको दिख रही है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बेटा। क्या बोलते? जल्दी जल्दी, शाबाश। और इधर से नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बेटा। अरे समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा, ये पूरा का पूरा ट्रोफोब्लास्ट है, सुनना ध्यान से, ये सारी सेल्स ट्रोफोब्लास्ट है, इंक्लूडिंग ग्रीन सेल्स, दे आर आल्सो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। बट ग्रीन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बेटा ऐसी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है विच आर इन कांटेक्ट विद दीज इनर सेल्स। दिख रहा है ना? नाउ ये जो ग्रीन कलर की सेल्स है ना, जो कहीं जमाने में क्या थी? ट्रोफोब्लास्ट थी, लेकिन कांटेक्ट में किसके आ गई बेटा? समझ आया ना? इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ र्यूबर बेटा। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ र्यूबर। याद रहेगा? तो सेल्स ऑफ र्यूबर कैसी सेल्स होती है बेटा? भाई दे आर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विच आर इन कांटेक्ट विद द इनर सेल्स बेटा। समझ आया मैंने क्या बताया? ठीक है ना? अब इनका फंक्शन क्या है वो थोड़ी देर में बता दूंगा। नाउ ये जो अंदर में आपको सेल्स दिख रहे हैं, दीज वंस बेटा, ठीक है ना, इनको हम नाम देते हैं इनर सेल मास बेटा। क्या बोलते हैं शाबाश? दे आर कॉल्ड एज इनर सेल मास। क्लियर है बच्चा? और इन्हीं को हम नाम देते हैं एम्ब्रायोब्लास्ट सेल्स बेटा, एम्ब्रायोब्लास्ट सेल्स बेटा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओवरऑल कितनी सेल्स आपने याद रखी? याद आया कि नहीं है? ठीक है, पहला ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, दूसरा मॉडिफाइड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कॉल्ड एज सेल्स ऑफ र्यूबर बेटा, एंड तीसरी इनर सेल। और ये तीनों सेल टाइप्स मिलके क्या बना रही है? एक हॉलो टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ये समझ आया? अब अगर आप इन सारी सेल्स को ध्यान से देखोगे ना, इन सारी सेल्स ने मिलके बेटा सेंटर में एक जगह खाली रखी जहां कोई सेल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो नाउ दिस हॉलो स्पेस बेटा which is present in between all these cells, this hollow structure is called as blastocele बेटा। क्या बोलते हैं शाबाश? समझ आया ना? तो ब्लास्टोसील, अगर आपसे कोई पूछे ब्लास्टोसील क्या है, इट्स द कैविटी प्रेजेंट इन द, इसमें फ्लूइड पाया जाता है बेटा। समझ आया? दिस मच इज डन। अब सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट पे आते हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के बारे में आपको याद है, देखो फ्यूचर में जब बच्चा बनेगा ना, सुनना प्लीज ध्यान से, फ्यूचर में जो बच्चा बनेगा वो बच्चा एम्ब्रायो होगा बेटा, है ना, जिस एम्ब्रायो को हम बाद में फीटस का नाम दें। सुनिए प्लीज ध्यान से, फ्यूचर में जो बच्चा बनेगा वो बच्चा एम्ब्रायो होगा। चलो मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ आपको 1 मिनट के लिए। हाँ ये देखिए, ठीक है, फ्यूचर में जो बच्चा बनेगा, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर में क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। अभी भी इसको एम्ब्रायो एम्ब्रायो बोलता हूँ, आगे बताऊंगा डिफरेंस क्या है। तो ये बच्चे को बेटा जो फाइनली बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट, जिसको अभी मैं क्या बोलूंगा शाबाश, दिस इज नाउ कॉल्ड एज फीटस। इस बच्चे को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो खाना एंड प्रोटेक्शन जो है ना बेटा, वो खाना एंड प्रोटेक्शन आता है इस वाले स्ट्रक्चर से, जो आपको बीच में दिख रहा है बेटा। दिख रहा है ये वाला जो इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, इधर जा रहा है ऐसे और फिर इधर फैल रहा है बेटा। अरे ये दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर इधर फैल रहा है पूरा का पूरा, दिख रहा है ना भाई? ठीक है, तो इस पूरे व्हाइट कलर स्ट्रक्चर को जो इंटरनली फैल रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं?
प्लेसेंटा को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो ये वाला पार्ट है बेटा विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द मदर, और इसको हम क्या नाम देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो मैं आगे थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। यानी प्लेसेंटा के दो मेजरली दो हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द बेबी, दिस थर्ड इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, और खुद क्या हो गया ऊपर प्लेसेंटा हो गया बेटा। अरे समझ आया, समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो बच्चा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, बच्चा फाइनली बनता है बेटा सेल से, जिन सेल्स को हम नाम देते हैं एम्ब्रायोब्लास्ट बेटा। क्या नाम देते हैं? यानी आप, मैं, हम सब दुनिया के इंसान या मैमल्स बेटा किससे बने? एम्ब्रायोब्लास्ट सेल से बने, जो कहाँ है ब्लास्टुला में। क्लियर हो गया ना? लेकिन इन सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम, ठीक है ना, इन सेल्स के अंदर से जो गंदी चीजें बनेगी, गैसेस बनेंगी, अमोनिया बनेगा, उनको बाहर निकालने का काम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सुनिए प्लीज ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इस बच्चे को क्या करना है शाबाश, एक गुंबज के अंदर बंद रखना, एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद रखना बेटा, जिनको हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं। वो सब कुछ बनाने का काम किसका होता है? वो काम होता है ट्रोफोब्लास्ट का बेटा। किसका काम होता है? जल्दी जल्दी शाबाश, समझ आया मैंने क्या बोला? अरे क्लियर हो रहा है? तो मतलब अगर ट्रोफोब्लास्ट का नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है बेटा, तो आंसर क्या आएगा? शाबाश, ये बनाता है, शाबाश जल्दी जल्दी, फ्यूचर का प्लेसेंटा बेटा। क्लियर हो रहा? और क्या बनाता है? एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाता है। क्लियर हुआ? तो लिख दू इधर में, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा? जल्दी से, इट फॉर्म्स प्लेसेंटा। समझ आया ना बच्चा? क्लियर है? और प्लेसेंटा में एक चीज को बनाता है जिसको हम कोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर ना? और क्या बनाता है? जल्दी जल्दी शाबाश, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बेटा। अब वो कौन कौन सी लेयर होगी वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया ना? तो मतलब बच्चे को खाना पहुंचाने का काम, बच्चे से वेस्ट निकालने का काम, और बच्चे को प्रोटेक्टिव लेयर्स में बंद करने का काम, वो किसका होता है? ट्रोब्लास्ट का होता है। क्लियर हो गया? अब इधर आ जाओ बेटा, ये कौन सी सेल्स है यहाँ पे शाबाश? सेल्स ऑफ, अभी कौन सा दिन चल रहा है शाबाश? अभी तक हम किस डे पे पहुंचे? डे 6 पे पहुंचे है ना। डे 7 के आसपास कौन बन चुका है? ब्लास्टुला बन चुके हैं। सुनना प्लीज आंसर, ठीक है ना? अब डे 7 के बाद जब ब्लास्टुला कंप्लीट हो जाएगा ना, अब ब्लास्टुला बेटा नीचे गिरना शुरू करेगा। या आप इमेजिन ऐसे कर लो, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये इमेजिन ऐसे करिए कि ये यूट्रस की दीवार है, ठीक है ना, और यहां पे क्या था? ये ऐसे मान लो बेटा, ये यूट्रस की दीवार है, इन सेल्स को इमेजिन कर लो, ठीक है। तो ये यूट्रस की सेल्स है बेटा ऐसे, और यहां पे क्या थी? फिलोपियन ट्यूब की लास्ट वाली सेल थी। तो यहां हमारा अभी कौन बैठा हुआ है? जल्दी जल्दी शिवाय, ब्लास्टुला बैठा हुआ है। अब ब्लास्टुला क्या करेगा बेटा? 7th डे को इन यूट्रस की सेल्स पे ऐसे गिरना शुरू करेगा, मतलब ऐसे रोल नीचे करना शुरू करेगा। अरे समझ रहे हो ना? रोल करते करते हम चाहते हैं, ठीक है ना, एक बच्चे को बनाने के लिए कि ये सेल चिपक जाए किसके ऊपर? यूट्रस के ऊपर बेटा। अरे समझ में क्या बता रहा हूं मैं? तो चिपकने के लिए बेटा इसके पास क्या होनी चाहिए? कुछ सेल्स होनी चाहिए जिनका नेचर कैसा हो? स्टिकी हो, जो उसको क्या करे बेटा? चिपक। बात की कहानी तो बात की है, लेकिन वो बनने से पहले, प्लेसेंटा बनने से पहले, विल्ले बनने से पहले, सबसे पहला हमारा मोटिव है बेटा कि बॉल चिपकनी चाहिए किसके ऊपर? समझ रहे हो ना? तो चिपकने के लिए बेटा इसके पास होनी चाहिए स्टिकी सेल्स बेटा। क्या होनी चाहिए? एंड उन स्टिकी सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? सेल्स ऑफ र्यूबर नाम देते हैं। अरे समझ आई मेरी बात? यानी सेल्स ऑफ र्यूबर क्या है बेटा? दे आर मॉडिफाइड ट्रोब्लास्ट सेल, जिनका काम क्या है बेटा? दे हेल्प इन द इम्प्लांटेशन ऑफ, समझ आया ना, बिकॉज इनका नेचर कैसा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इधर लिख दूं मैं फिर, तो क्या लिखे? जल्दी जल्दी शाबाश, मॉडिफाइड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बेटा। समझ आया ना? नेक्स्ट होते स्टिकी इन नेचर बेटा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वह हेल्प करती है बेटा इन द प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग, ठीक है, हेल्प्स इन स्टिकिंग, शाबाश, ब्लास्टुला विथ एंडोमेट्रियम। यूट्राइन वॉल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? तो मतलब इसने इम्प्लांटेशन नहीं कराई बेटा, ठीक है ना, इसने बस वॉल को चिपकाया किसके साथ? जल्दी बोलो शाबाश, यूट्रस की दीवार के साथ। समझा? अब फिर इम्प्लांटेशन कैसे होगा वो मैं अलग से आपको समझाऊंगा। यहां तो क्लियर हो गया। अब क्या बची? जल्दी जल्दी शाबाश, अब क्या बची? और ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल क्या बनाएगी? फ्यूचर का
एम्ब्रियो बनाएगी बेटा, समझ आया ना। तो ये बनाती है फ्यूचर में किसको, एम्ब्रियो को, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया यहां तक। तो ये ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर फिनिश हो जाता है, दिस मच इज डन। अब मैं क्या करता हूं, मैं बीच में एक पेज स्किप करके आपको एक पेज आगे ले जाता हूं। वहां पे हम समझेंगे बेटा ट्रोफोब्लास्ट तो ट्रोफोब्लास्ट ही रहेगा, सुनो ध्यान से, ठीक है ना। लेकिन ट्रोफोब्लास्ट की ये जो सेल्स है बेटा जो आपको इधर दिख रही है ना, ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज इनको आगे क्या करानी है, चिपकने के बाद इम्प्लांटेशन करानी है। तो इम्प्लांटेशन के लिए बेटा इनसे क्या बनेंगी, इनसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होंगे बेटा, ठीक है ना, ऐसे उंगलियों के जैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिनको हम नाम देते हैं विलई बेटा। क्या नाम देते हैं, जल्दी क्या नाम देते हैं, विलई। पूरा नाम इनका कोरियोनिक विलई बेटा। क्या नाम है, ये ऐसे समझो, ये यूट्रस की दीवार थी, ऊपर से कौन गिरा, ब्लास्टुला, ऐसे रोल कर रहा है ना, रोल करते करते बेटा सेल्स ऑफ रिबर ने क्या बनाया, कॉन्टैक्ट बनाया, किसके साथ, समझ आया ना। अब कॉन्टैक्ट से काम नहीं चलेगा ना, बिकॉज डिवीजन तो कंटिन्यू है, डिवीजन जितना जितना होता रहेगा सेल्स का नंबर बढ़ता रहेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो खाली चिपकने से काम, अरे अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो ये सेल्स आप क्या करते हैं, चिपकने के बाद अपने आप, ये मान के चलो ये सेल्स अभी तक ऐसी थी, ठीक है ना, अब ये चिपकने के बाद क्या करेंगी, डिवाइड करके उंगलियां जैसी बनाएंगी। जो उंगलियां किसमें घुसेंगी बेटा, कील के जैसे बेटा, वो फंस जाते हैं किसके अंदर, यूट्राइन वॉल के अंदर, समझ आया ना। तो ये जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे हो रहा है, सुनना जी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ये जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे हो रहा है किसके बीच में, यूट्रस की वॉल के बीच में और एम्ब्रियो की सेल्स के बीच में, दिख रहा है ना, ये यूट्रस की सेल्स और ये, जल्दी जल्दी, इसी कॉन्टेक्ट को बाद में प्लेसेंटा बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, नहीं समझ आ रहा क्या बता रहा मैं। तो ये जो ये सेल्स यहाँ पे बनी है इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो रिमेनिंग सेल्स यहाँ रह गई बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ आगे वाली सेल, आगे वाली पिक्चर पे। एंड दूसरा, ये एम्ब्रियो कैसे फॉर्म करेगा, ये जर्म लेयर कैसे बनाएगा, पहले वो देख लेते हैं, फिर बाद में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। क्लियर हुआ, पक्का, जल्दी जल्दी यहां तक बताओ। हाँ ये रिमेन्स अब जूना पेलिसोडा, ये फिर खत्म हो जाते हैं, ये मतलब ये मैं दिखाना चाहता हूँ फट गया, कौन, उसके टुकड़े बस रह गए बेटा, पूरा जोना पेलिसोडा नहीं रहा। समझ आया ना, यहां तक आगे बढ़े, चलिए। एनसीईआरटी ने कुछ इसको ऐसे दिखाया है, ये मैं बाद में आप बोलोगे सर आप क्या दिखा रहे हो, एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो ये सब कुछ एनसीईआरटी ने यही दिखाया है जो मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। क्लियर है, तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम इधर आते हैं, इस पिक्चर को जरा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आई होप ये पिक्चर आप पहचान ही रहे हो, पहली वाली, ये कौन है बेटा, शबाश, ये है ब्लास्टुला, और जल्दी जल्दी शबाश, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है ना, दिन कौन सा है, 7वां दिन है बेटा, वेरी गुड। चलिए, ये है जल्दी जल्दी सेल्स ऑफ र्यूबर, ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और ये है, तो लिख देते हैं, ये है सेल्स ऑफ र्यूबर, सेल्स ऑफ र्यूबर, ठीक है। जो मैंने 11th में चीजें पढ़ाई थी अब वो बेकार तो नहीं थी ना, सर आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ये है ट्रोफोब्लास्ट, बिकॉज टीचर को पता होता है बेटा कि पूरे सिलेबस में कहाँ पे क्या चीज है। आप कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको मतलब पेज बाय पेज पढ़ाते हैं, लेकिन आगे समय ऐसा है, आप क्वेश्चंस भी देखोगे, अभी कनेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2 टॉपिक्स को कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बना, ठीक है। वो पॉसिबल तब है बेटा जब आपको 11th में वो चीजें बताई जाए जो आने वाले 12th में है, समझ आया ना। आगे और भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, आप देखना मैं कितनी जगह पे 11th की जिक्र करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा शबाद, दिस इज, मैं सीधे लिख देता हूँ एम्ब्रियोब्लास्ट, ये है एम्ब्रियोब्लास्ट। अब जरा प्लीज नजर रखना ध्यान से बेटा, सबसे पहले क्या होगा कि जब 7वें दिन बेटा, सुनना प्लीज ध्यान से, जब 7वें दिन लुढ़कते लुढ़कते बेटा सेल्स ऑफ र्यूबर चिपक जाएंगी किसके साथ, यूट्राइन वॉल के साथ। इस चिपकने के बाद बेटा हमें तैयारी करनी है किसका, इम्प्लांटेशन का, बिकॉज खाली चिपकने को हम इम्प्लांटेशन नहीं बोलेंगे ना। तो अब हमें तैयारी किसकी करनी है, जल्दी जल्दी शबाश, इम्प्लांटेशन की। अब इम्प्लांटेशन की तैयारी कैसे होती है वो जरा ध्यान से सुनो बेटा। होता क्या है कि ये जो सेल्स ऑफ र्यूबर आपको यहाँ पे दिख रही है, सुनना प्लीज ध्यान से, ये जो सेल्स ऑफ र्यूबर आपको यहाँ पे दिख रही है बेटा, जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को चिपका दिया किसके साथ, यूट्राइन वॉल के साथ। अब ये सेल्स ऑफ र्यूबर क्या करती है, ये अपने आप को डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करना शुरू करती है। क्या करती है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब वो अपना नंबर,
और डिफरेंशिएट का मतलब हुआ बेटा अब ये पहली जैसी सेल्स अब ये कुछ और बनने वाली है बेटा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जब ये डिवाइड एंड डिफरेंशिएट अपने आप को करती है बेटा, इन सेल्स का नाम चेंज हो जाता है। समझ आया मैं क्या बता रहा हूं, ये क्लियर हो गया ना। तो मैं इधर लिख देता हूं, सेल्स ऑफ र्यूबर ने सबसे पहले क्या किया, ये 8वें दिन की आसपास की कहानी है, डे 8 में, चलो लिख भी देता हूं डे 8 बेटा, ठीक है। सेल्स ऑफ र्यूबर क्या कर रही है बेटा शिवाश, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट कर रही है, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट कर रही है। समझ आया ना, किस लिए शिवाश, टू प्रमोट इम, जल्दी जल्दी शिवाश, इम्प्लांटेशन बेटा। समझ आया, क्लियर है ना। अब जब ये डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करती है बेटा टू प्रमोट इम्प्लांटेशन, तो ये वो सेल्स थी ना, सेल 1 सेल 2 एंड अब ये बदल गई बेटा और ये इस फॉर्म में आगे आई। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। अब जैसे इस फॉर्म में आगे आ जाती है बेटा, ठीक है, डे 8 के आसपास ये क्या करती है, ये अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को बढ़ाना शुरू करती है। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस को बढ़ाने का मतलब क्या है, ये सेल नंबर 1 दिख रहा है, इसका भी नॉर्मल साइटोप्लाज्म है ना, लेकिन अब इसके साइटोप्लाज्म में ऐसी एलिवेशन बाहर निकलेगी। सेल एक ही है बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है। सेम ये सेल भी करेगा, सेम ये भी करेगा, सेम ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। भाई दिख रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, सिंपल सेल जो था अब उस सिंपल सेल से क्या निकल रही है बेटा, फिंगर लाइक प्रोसेसेस निकल रही है। समझ आया ना। अब इन सेल्स को जिनके ऊपर क्या बनी है शिबाश, फिंगर लाइक, और जो एक्चुअल में क्या थी, मॉडिफाइड, समझ आ रहे क्या बता रहा मैं, शाबाश, मॉडिफाइड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी। नाउ दीज सेल्स जो मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूं, नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बेटा। क्या बोलते हैं, सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, जल्दी जल्दी शाबाश, सेल्स बेटा। अरे समझ आया, जल्दी जल्दी समझ आया ना। और यही वो सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है बेटा जो एक्चुअल में किसको बनाती है, प्लेसेंटा को बनाती है, जो एक्चुअल में क्या कराती है, इम्प्लांटेशन कराती है। याद रहेगा, जल्दी जल्दी याद रहेगा ना। तो यही वो सेल्स है बेटा जो क्या कराती है, इम्प्लांटेशन कराती है। समझ आया, जल्दी समझ आया कैसे, वो नजर रखो जाए कैसे। जब ये सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनती है बेटा, ये किसके नजदीक बनेंगी, ये किसके नजदीक बनेंगी, यूट्रस के नजदीक। बिकॉज ये अभी तक कौन सी सेल्स थी, र्यूबर। अब र्यूबर सेल्स क्या बनी, जल्दी जल्दी बोलो शाबाश। ऐसे था ना भाई, ये यूट्रस की दीवार थी, ये एंड मान लो मेरे फोन का, ये वाला जो एंड है बेटा ये र्यूबर सेल्स है, ये र्यूबर सेल्स है। तो इन्हीं सेल्स ने चिपकाया था ना जाइगोट एम्ब्रियो को यूट्रस के साथ। तो मतलब ये सेल्स किसके नजदीक है, यूट्रस के नजदीक है। समझ आया ना। अब ये सेल्स करती क्या है बेटा, ये सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट बनाने से पहले, सुनना प्लीज ध्यान से, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करती है जिनको हम बोलते हैं लाइटिक एंजाइम्स बेटा। आपकी बुक में लिखा है इन सेल्स को रिलीज करते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश, लाइटिक। और ये लाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, ये यूट्रस की दीवार में लाइसिस करवाते हैं सेल्स की। ये यूट्रस की दीवार है, कोई गैप है नहीं बेटा, पूरा मतलब टाइट पैकेजिंग है, ठीक है। अब ये सेल्स इधर बैठी है ना नजदीक में, तो इन सेल्स ने क्या रिलीज करना शुरू कर दिया, लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम किसको डिसॉल्व करते हैं, समझ रहे हो क्या बता रहा मैं। और किन के लिए जगह बनाते हैं सुभाष, इन उंगलियों के लिए जगह बनाते हैं ताकि ये किसके अंदर घुस सके बेटा, यूट्रस की दीवार के अंदर घुस सके। नहीं समझ आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं। जब ये सेल्स यूट्रस की दीवार के अंदर घुस जाती है बेटा, ठीक है ना, तो अब आपका जाइगोट या आपका एम्ब्रियो किसके कांटेक्ट में आया, यूट्राइन वॉल के कांटेक्ट में आया। समझ आया ना। तो यूट्राइन वॉल करता है क्या बेटा, वो नजर रखो ध्यान से। ये मान के चलिए आपका एम्ब्रियो था, ये बड़ी जबरदस्त कहानी है बेटा, ठीक है ना। ये मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आपकी यूट्राइन वॉल थी, सुनना प्लीज ध्यान से, ठीक है ना। अब जाइगोट ने बेटा फिजिकल कांटेक्ट बनाया किसके साथ, चलिए अभी तक कोई फिजिकल कांटेक्ट था नहीं, बस चिपका हुआ था बेटा। अरे समझ आया ना। जैसे ही आपका एम्ब्रियो फिजिकल कांटेक्ट बनाता है किसके साथ, जल्दी जल्दी, यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ या यूट्राइन वॉल के साथ, ठीक है ना। तो यूट्राइन वॉल क्या करता है बेटा, ये इस एम्ब्रियो को खा जाता है। क्या करता है, खा जाने का मतलब क्या हुआ, ये इसके ऊपर क्या बनाता है, अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। नहीं समझ आया मैंने क्या बोला। आप इमेजिन, आंखें बंद करो, सोचो कि एक दीवार है, उस पर हमने एक बॉल रखा, जैसे बॉल दीवार के कांटेक्ट में आया ना, तो दीवार बॉल के ऊपर ग्रू कर गया बेटा। बात समझ आ रहा है ना। इस प्रोसेस को अब हम क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। समझ आई मेरी बात, क्लियर। और जो अप्रोक्सीमेटली 10वें दिन के आसपास होता है बेटा, क्लियर हुआ। तो 7वें दिन क्या बना, ब्लास्टोला।
8वें दिन क्या हुआ, ब्लास्टोला में मॉडिफिकेशंस हुई। कैसी मॉडिफिकेशंस हुई कि भाई सेल्स ऑफ रूबर बनी बेटा, सिंसाइटोट्रोब्लास्ट सेल्स, जिन्होंने क्या किया, इंटरडिजिटेट किया, मतलब वो घुस गई बेटा किसके अंदर, एंडोमेट्रियम की दीवार के अंदर। जैसे वो अंदर घुसी, फिजिकल कांटेक्ट बना, तो एंडोमेट्रियम की दीवार किसके ऊपर ग्रो कर गई, जल्दी जल्दी शिवाश, एम्ब्रियो के ऊपर। यानी एम्ब्रियो दीवार पे लटका नहीं रहता है बेटा, वो दीवार के अंदर रहता है। नॉर्मली हम जब सोचते हैं ना इसके बारे में, हमको लगता है कि एम्ब्रियो लटका हुआ है, नहीं, वो एक्चुअल में किसके अंदर है बेटा, वो यूट्राइन दीवार के अंदर है बेटा, समझ आया ना। और इस स्टेप को हम क्या नाम देते हैं शिवाश, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, समझ आया ना। तो ये हमारा डे 8 था। अच्छा ये इधर मैंने, चलो हाँ ये भी डे 8 ही रहेगा, बिकॉज ये सारा काम इधर ही हो रहा है। मैंने ये स्टेप आगे का बता दिया आपको बेटा, डे 9 एंड 10 का बता दिया। ये क्लियर हुआ, यहां तक समझ आया, नजर रखो ध्यान से। तो मतलब ये सेल्स अब कौन सी है, फ्यूचर प्लेसेंटा सेल्स, फ्यूचर प्लेसेंटा सेल्स है ना बेटा। इन सेल्स को हमने क्या नाम दिया। अब बची ना ये वाली सेल्स, जो ओरिजिनल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी बेटा, भाई बची कि नहीं बची, समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं। नाउ दीज सेल्स बेटा, जिन्होंने क्या नहीं बनाया, जल्दी बोलो शबाश, जिन्होंने क्या नहीं बनाया प्लेसेंटा डायरेक्टली, तो फिर ये क्या करेंगी, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स को बनाएंगी बेटा, ये कोरियोन को बनाएंगी बेटा, समझ आया ना। इन सेल्स को अब हम नाम देते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट बेटा। क्या नाम देते, जल्दी जल्दी शिवाश, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अरे क्लियर हुआ, यानी ट्रोफोब्लास्ट अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में, क्या क्या, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट बेटा। क्लियर है। प्लेसेंटा किससे बनेगा, समझा, प्लेसेंटा की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, विलाइज है, जिनको हम कोरियोनिक विलाइज भी बोलते हैं, वो किससे बनेंगे, सिंसाइटो। और कोरियोन किससे बनेगा बेटा, साइटोट्रोफोब्लास्ट से बनेगा। फिर से बताऊं, समझ आया कि नहीं समझ आया। हाँ हाँ यस, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट आर सेल्स ऑफ रूबर बेटा, बट डिफरेंस क्या है, पहले रूबर सेल्स कम थी और नॉर्मल थी, उनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, अब वो डिफरेंशिएट होके क्या बना रही है, प्रोजेक्शंस बना रही है, जो किसके अंदर घुस रही है बेटा, रूबर खाली चिपका हुआ था, अब ये मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ब्लड के साथ कांटेक्ट बनाना चाहता है, माँ की जो ब्लड वेसल्स है ये उनके साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आना चाहता है बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अरे समझ आया। नॉर्मली आपको इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधे पूछा है प्लेसेंटा किससे बनता है, तो आप याद रखना बेटा ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, इतना ही पूछा जाता है। बट एग्जामिनर थोड़ा और अंदर घुस गया तो फिर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट बट बस। अरे क्लियर हुई यहां तक बात, यहां तो कोई मसला नहीं है ना। अब अंदर आ जाते हैं, ये कौन सी सेल्स है, इनर सेल मास, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट। ये स्टेम सेल्स होती है बेटा टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट का मतलब ये कुछ भी बना सकती है। अब ये क्या इसे बना सकते हैं, कुछ भी, वो था थर्ड पिक्चर पे, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां क्या हुआ बेटा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन, एंड डिवीजन ऑफ, जल्दी जल्दी ऑफ, जल्दी जल्दी शिवा, ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स बेटा, ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स। इधर मैंने दिखाया फर्स्ट का डिवीजन, इधर सेकंड का डिवीजन, ये तो मैंने इधर दिखा दिया ना, ये तो क्लियर हो गया ना बेटा। अब मैं इस वाले का दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये सारी सेल्स क्या कहलाती है, जल्दी जल्दी, और ये सारी सेल्स जो है ना अभी तक बेटा, ये सब क्यूबॉइडल नेचर की थी। कैसी थी, कौन सी सेल्स, समझ आया ना बेटा। अब यहां पे क्या हुआ, और क्या हुआ, डिवीजन तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं डिफरेंशिएशन में फोकस करता हूं। तो अब ये सेल्स बेटा अपने नेचर को बदल देती है बेटा, पहले ये खाली क्यूबॉइडल थी, अब एक क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर बनेगी बेटा। नहीं समझ आ रहा है। मान लो फॉगनस रखे जाते, मान लो फॉगनस, ये सेल ए टाइप है बेटा, दीज आर सेल ए टाइप, फॉर एग्जाम्पल दीज आर सेल बी टाइप बेटा, ठीक है ना। अभी ए भी क्या था, क्यूबॉइडल, और बी भी क्या था, लेकिन अब कहानी बदल गई बेटा, ठीक है। 8वें दिन 9वें दिन के आसपास कहानी बदली। हुआ क्या, जो सेल्स बाहर के साइड में थी, बाहर का मतलब इधर याद है ना बेटा, इस जगह को हम क्या बोलते थे, ब्लास्टो, याद है कि नहीं बेटा, इस जगह को हम क्या बोलते थे, ब्लास्टोसील बोलते थे ना। तो जो सेल्स इन कांटेक्ट विद ब्लास्टोसील होती है या टुवर्ड्स ब्लास्टोसील होती है, ये सेल्स बेटा अपने नेचर को क्या रखती है बेटा, मेंटेन रखती है। क्या रखती है, मेंटेन का मतलब क्या हुआ, ये पहले भी क्यूबॉइडल थी, और समझ आया मैंने क्या बोला। और जो सेल्स इन कांटेक्ट है किसके, सेल्स ऑफ रूबर के या सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट के, वो अपने नेचर को बदल रही है बेटा। देवर क्यूबॉइडल टिल डे 8 या टिल डे 9 बेटा, अब वो क्यूबॉइडल नहीं रही, वो कॉलमनर हो गई बेटा। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता रहा हूं, समझ आया ना। अब ये जो सेल्स है बेटा, जिनका नेचर, तो इससे मैं हाईलाइट करता हूं अलग कलर से, बिकॉज ये दिख नहीं रही है, जिन सेल्स का नेचर पहले जैसा है बेटा, दिख रही नहीं ये वाली सेल्स,
जल्दी दिख रही कि नहीं दिख रही? इन सेल्स को हम नाम देते हैं हाइपोब्लास्ट सेल्स बेटा। क्या नाम देते हैं? जल्दी जल्दी शिवाश, अरे बोलो जल्दी जल्दी शिवाश, क्या नाम देते हैं? हाइपोब्लास्ट सेल्स बेटा। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है ना? जो सेल्स पहले जैसी, इनका दिख रहा है ना दूर से, ये कौन से है शिवाश? कॉलमनर सेल्स है। ये क्यूबॉइडल थी पहले जैसी, हमने बोला हाइपोब्लास्ट, जो बदल गई और क्या बनी? कॉलमनर बनी, इनको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। नहीं समझ आ रहा है? जल्दी ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? यहाँ थोड़ा सा उल्टा याद रखना है बेटा। ऑल्दो नीचे वाले को हाइपो बोलना था, ऊपर वाले को, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे नीचे वाले को, बिकॉज वो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिब्लास्ट। दे आर कोलमनर इन नेचर बेटा, समझ आ रहे हैं? मॉडिफाइड एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स, क्लियर है ना? जो क्यूबॉइडल है बेटा, दे आर कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शिवा, हाइपोब्लास्ट, दे आर क्यूबॉइडल नेचर एंड मॉडिफाइड एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स बेटा। समझ आया? पक्का समझ आया? क्लियर है ना? अब नीचे जरा ध्यान से रखो, हाइपोब्लास्ट, क्यूबॉइडल सेल्स, एपिब्लास्ट। अब इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ये सारे पॉइंट्स वैसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो। अब नजर रखो ध्यान से। अब हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है? ये आप याद करो, जब मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था, मैंने बोला था फर्स्ट, याद अगर आप अच्छे से बेटा, फर्स्ट हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म लेयर बनती है, जो टिश्यू बनता है बेटा, वो कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। याद आया ना? क्यों उसको एपिथेलियल टिश्यू को फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लेयर बोला जाता है? रीजन क्या है बेटा? बिकॉज ये डायरेक्टली किससे बनता है? हाइपोब्लास्ट से बनता है बेटा। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? क्लियर है ना? प्रिमेटिव एक्टोडर्म का मतलब एक्टोडर्म हुआ जो सबसे पहले बना, बिकॉज और एक एक्टोडर्म आगे दोबारा बनेगा बेटा, लेकिन सबसे पहले हाइपोब्लास्ट से क्या बनता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनती है पूरे एम्ब्रियो की बेटा, और उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्रिमेटिव एक्टोडर्म बोलते हैं। समझ आया? बचा क्या? समझ आया? ये बनाएगा तीनों जर्म लेयर्स। क्या क्या? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड, अगर आप ट्रिपल ब्लास्ट हो तो, अगर आप डिप्लोब्लास्ट हो फिर एक खाली 2 लेयर बनाएगा। क्या क्या? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। याद आया कि नहीं आया? इनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं बेटा। समझ आई बात की नहीं समझ आई? ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा। तो ये क्या बनाएगा? एपिब्लास्ट, शाबाश। जर्म लेयर्स कौन कौन सी? ये भाई गिव राइज टू 3 जीएल, मतलब जर्म लेयर्स कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड, नहीं समझ आया? ये क्लियर हो गया? अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं इधर हाईलाइट करूंगा पिक्चर में, वो क्या है बेटा? नजर रखिए ध्यान से। ये क्या था? चलिए, ये क्या था? एपिब्लास्ट। ये क्या था? दोनों मिलके क्या बना रहे? जर्म लेयर्स। ये बना रहे प्रिमेटिव, ये बना रहे रिमेनिंग 3। तो मैं शॉर्ट में बता सकता हूं, ये तीनों मिलके फीचर का फीटस बना रहे, बिकॉज फीटस तो इन्हीं से बनेगा ना, समझ रहे हो ना? इन तीनों को मिला के बेटा, ठीक है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, इस होल स्ट्रक्चर को मिला के हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क बेटा। क्या नाम देते? शाबाश, जल्दी जल्दी, क्या बोलते? शाबाश, एम्ब्रियोनिक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपसे बेटा। एम्ब्रियोनिक डिस्क किसकी बनती है? इधर मैं लिख देता हूं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो फटाफट से बताओ, एम्ब्रियोनिक डिस्क किससे बनती है? जल्दी जल्दी, शाबाश। एम्ब्रियोनिक डिस्क किससे बनती है? हाइपोब्लास्ट प्लस एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर टोटल कितनी जर्म लेयर्स होती है? 4 जर्म लेयर्स। क्या? प्रिमेटिव एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बेटा। अरे समझ आया? फिर से बताओ, समझ आया ना? बिकॉज ये है प्रिमेटिव एक्टोडर्म, इधर और एक एक्टोडर्म बनेगा ना, तो टोटल कितनी होगी? 2 एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म, तो टोटल कितनी होगी? 4। फिर से बताऊं कि समझ आया? तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं शिवाय? एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं बेटा। अरे क्लियर हुआ? जल्दी देख, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे 3 जर्म लेयर बन चुकी है ना, तो इन जर्म लेयर से क्या शुरू होगी? ऑर्गेनोजेनेसिस। अलग अलग ऑर्गन बनना शुरू होंगे, अलग अलग टिश्यू बनना शुरू होंगे, जिसको हम पढ़ेंगे किसमें? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेटा। समझ आया ना? या जिसको बाद में गैस्ट्रुलेशन भी बोल सकते हो। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? पक्का समझ आया? तो ये आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट का पहला वाला पार्ट खत्म हो जाता है। आगे बढ़े? समझ आया यहां तक? कोई डाउट वाउट कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ, देखो देखो, क्या मैंने बोला डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, यहां मैंने दिखाया डिवीजन, और उधर क्या दिखा दिया फिर? बस इतना ही फर्क है बेटा, और कुछ नहीं। समझ आया ना बेटा? यहां तक तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी समझ आया? कोई डाउट वाउट तो नहीं है इसमें? इसको हेडिंग ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी डला हुआ है, तो क्लियर यहां तक? अब पढ़े इसको एक बार एनसीईआरटी से, कर लिया? अच्छा, इसको जरा एक बार आप देखो, जो आपकी बुक में दिया हुआ पिक्चर है बेटा, ठीक है? ये है आपको ऑलरेडी पता, ओरी। ओरी ने रिलीज किया एग, एग की हो गई फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद क्या शुरू हुआ?
डेवलपमेंट शुरू हुआ बेटा। अरे समझ आया ना। तो एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे दिया, मैंने फिर पिक्चर को काट के बाहर हाईलाइट कर दिया। ये हमारा बेटा एवोल्यूशन है, तो यहां बाहर क्या आया, एग बाहर आया, ठीक है ना। ये डे 0 है बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुई बेटा, फर्टिलाइजेशन हुई। फिर उसके बाद जल्दी 2 सेल एम्ब्रियो, डे 1 कौन से आवर्स, 34 आवर्स। ये इधर मतलब ये पिक्चर अंदर की एक्चुअल में दिख रहा है, मैंने इसी को फिर काट के बाहर चिपका दिया, थोड़ा आपको दिख जाए। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो डे 0 की कहानी कहां चल रही है, फ्लॉपियन ट्यूब में। डे 1 की कहां चल रही है, फ्लॉपियन ट्यूब में। डे 1 के बाद क्या हुआ शिवाय, जायगोट डिवाइड कर गया, हो गया पहला क्लीवेज, पहला माइटोसिस। कौन सा आवर है बेटा, 34 आवर का बात चल रहा है, समझ आया ना। फिर ये डिवाइड कर गया, अगेन माइटोसिस, अगेन क्लीवेज, तो क्या बना, 4 सेल एम्ब्रियो बना। कौन सा है बेटा, 40 आवर का कहानी है बेटा। अरे दिख रहा है नहीं। नेक्स्ट बेटा फिर क्या हुआ, डे 3, तो क्या बना, 8 सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्यू, दिखे मर्यूला। कौन सा मर्यूला, अर्ली मर्यूला बेटा। समझ आया क्या बता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ शाबाश, डे 4 बेटा, ठीक है। डे 4 के बाद क्या हुआ, लेट मर्यूला, जो कितनी सेल्स का है, 16 का। और इसी पे क्या हुई, हैचिंग हुई बेटा। तो कौन बाहर आई, जल्दी जल्दी, ट्रोफोब्लास्ट। समझ रहे क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब इसका साइज क्या होने लगा बेटा, बढ़ने लगा। बीच में 32 का स्टेज आएगा जो एनसीईआरटी ने खा लिया। नहीं समझ आ रहा है। तो यहां पे मैंने आपको बोला था कि डे 4 के अंदर 16 सेल्ड एम्ब्रियो कहां पहुंचता है, यूट्रस की दीवार पे पहुंचता है। दिख रहा है ना, इधर नजर रखो ध्यान से, ये है ना यूट्रस, ये है ना यूट्रस, ये फ्लॉपियन ट्यूब है, ये दीवार मान सकता हूं ना मैं बेटा। तो कौन सा डे, 4 डे है। कौन सा स्टेज है, 16 से। कौन सा नाम है, लेट मर्यूला। तो कहां पहुंचा है बेटा, जल्दी जल्दी, यूट्रस की पेरिफेरी पे पहुंचा है। समझ आई बात, क्लियर हो गया। फिर आगे बेटा, ठीक है ना। अब हैचिंग के बाद बेटा कौन एक्सपोज हो रही है, अगर मैं इसको यहां पे हाईलाइट कर दूं, हैचिंग के बाद कौन एक्सपोज हो रही है शाबाश, सेल्स ऑफ, अरे ना ये बेटा मॉडिफाइड, इनको हाईलाइट कर, ये है ना मॉडिफाइड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं शाबाश, सेल्स ऑफ र्यूबर बोलते हैं। अरे ये एक्सपोज हुई कि नहीं हुई बेटा। अब ये सेल्स ऑफ र्यूबर क्या करती है, रिलीज करती है लाइटिक एंजाइम को, जो इस एम्ब्रियो को किसके साथ चिपका देती है। समझ आया मैं क्या बता रहा हूं मैं। और यहां पे ये सेल्स क्या बनाना शुरू करती है शाबाश, सेंसाइशो, जल्दी बोलो शाबाश, सेंसाइशो। और जब ये एक बार, इधर दिख भी रहा है ब्लैक कलर में मैंने बना दिया, सेंसाइशो ट्रोब्लाज्म, ठीक है ना। तो इधर एक बार यूट्राइन वॉल के कॉन्टेक्ट में आती है, तो ऊपर से कौन ग्रो करता है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, जो कब होगा, डे 10 के आसपास होगा। नहीं समझ आ रहा है। तो इधर एनसीईआरटी में लिखा भी है बेटा, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, ठीक है ना, डे 7 टू डे 10 बेटा। क्लियर हो गया। तो यहां पे होगी इम्प्लांटेशन, समझ आया। और जब इम्प्लांटेशन होगी तब जाके हम बोलेंगे कि फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है बेटा। क्लियर है ना। और एक बार इम्प्लांटेशन हो गई, एक बार अर्ली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ पे फीमेल की बॉडी से एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम HCG बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पढ़ाया ना मैंने 11th क्लास में, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और ये वो हार्मोन है बेटा जो LH का काम करता है। यानी अब हमें LH की जरूरत, अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलता गया, FSH भी निकलेगा। अगर FSH निकला तो वो दोबारा फॉलिकुलोजेनेसिस कराएगा, लेकिन हमको प्रेगनेंसी में दोबारा एग, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते कि भाई आप रिलीज करना क्या कर दो, बस रिलीज करना क्या कर दो, बंद कर दो। बिकॉज नाउ द फंक्शन विल बी मिमिक्ड बाय HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। मतलब LH का काम सारा कौन संभालेगा, और HCG कहां से आ रहा है, प्लेसेंटा से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अब भैया कोई फंक्शन नहीं है बेटा, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड अगर फंक्शन करना शुरू कर दिया, GnRH चाहिए, GnRH चाहिए तो LH अकेले नहीं आएगा, वो FSH को साथ लेके आएगा। FSH अगर आया, दोबारा फॉलिकुलोजेनेसिस, दोबारा एवोल्यूशन। पर हम वो सारा पंगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बेटा कि LH की फंक्शन कौन मिमिक करता है, तो आंसर क्या है। और HCG तब निकलता है जब प्रॉपर इंप्लांटेशन होती है, जब अर्ली प्लेसेंटा बनता है। और अर्ली प्लेसेंटा बनते ही किसको रिलीज करना शुरू करता है, HCG। तो मतलब अगर आपको फीमेल देखनी है कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है बेटा, तो आप उसकी बॉडी में किसका डिटेक्शन कराओगे, और इसी को हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स में बेटा। समझ आई बात कि नहीं समझ आई। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अरे क्लियर हो रहा है, पक्का पूरी कहानी क्लियर है। एक बार रीड कर देते, फिर करे रीड, फिर पढ़ लो जल्दी जल्दी, ठीक है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द कॉल्ड एज cleavage towards the and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called, समझ आया बच्चा। तो ये याद रहा, ब्लास्टोमर वर्ड हम कहां तक मेजरली यूज कर रहे हैं, 16 तक यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
The embryo with 8 to 16 blastomers is called as, very very important है बेटा ये, ठीक है ना. The morula continues to divide and form blastocyst as it moves further into the, यानी यूट्रस की तरफ बढ़ता जाएगा और साथ साथ डिवाइड भी करता जाएगा बेटा. क्लियर है ना बेटा. ये याद रखना है कि जूना पेलिसुडा किस नंबर तक होता है, 16 नंबर तक. हैचिंग कब होती है, 16 से पहले होती है बेटा. क्लियर, 16 के बाद होती है बेटा. ये क्लियर हो गया. Next, the blastomers in the blastocyst are arranged in an outer layer called and an inner group of cells attached to the trophoblast called as inner cell. The trophoblast layer then gets attached to the, लेकिन ये ट्रोफोब्लास्ट में कौन सी लेयर है, पूरा ट्रोफोब्लास्ट के एक पार्ट कौन सा, सेल्स ऑफ रिबर. कौन सी सेल्स ऑफ रिबर, मॉडिफाइड कौन सी, सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा. आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना. एंड इनर सेल मस्ट गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द, कैसे एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होता है, जल्दी जल्दी शाबाश. क्यूबॉइडल सेल्स कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट, कोलमनर सेल्स कॉल्ड एज, और दोनों मिलके बनाती है जर्म लेयर. कौन सा, प्रिमेटिव एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड जो फिर बाद में टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा और फाइनली क्या बनाएगा, एक फीटस बनाएगा. समझ आ रही बात. आगे बढ़ते बेटे. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द, समझ आया, यानी इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस किसको लपेट लेता है, पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को लपेट लेता है. अरे समझ आ रहा है. आगे बढ़ते, इसके बाद फिर गैस्ट्रुलेशन शुरू होती है, ठीक है ना. नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज, एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. क्लियर है. डे कौन सा है, 7 to 10 बेटा. क्लियर हो गया. आगे बढ़ते. अबाउट 34 आवर्स आफ्टर द न्यूली फॉर्म्ड जायगोट डिवाइड्स इनटू ब्लास्टोमर, जिनको बोला जाता है इन द फ्लोपियन ट्यूब, और ये होता है पहला क्लीवेज, ठीक है. नेक्स्ट डिवीजन ऑकर्स विदिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन 6 आवर्स आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज बेटा, याद रखना. क्लियर है. अगर एग्जाम में 6 to 10 भी दिया हो ना, उस पर भी आप टिक कर सकते, लेकिन 6 to 10 होना चाहिए, खाली 10. अच्छा, अब अगर 6 नहीं दिया हो, 10 दिया हो, तब भी आप 10 पे टिक करना. 6 दिया है, मतलब ए में दिया है 6, बी में दिया है 10, तो आंसर करके आओगे 6. 6 दिया ही नहीं है बेटे, 10 दिया है, तो आंसर करके आओगे 10. 6 to 10 कोई ऑप्शन दिया है, 5 to 10, 6 to 10, 4 to 10. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डिवीजन ऑकर्स विदिन, अच्छा ये आपने पढ़ा. द थर्ड डिवीजन ऑकर्स अबाउट थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. समझ आ रहा है ना. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ फोर्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो रीच द, समझ आया ना बच्चा. मर्यूला इज अ सॉलिड मॉस ऑफ सेल हैविंग, 8 होंगे तो अर्ली, 16 होंगे तो लेट बेटा. मर्यूला मींस लिटिल. द क्लीवेज इन मैमलियन जाइगोट इज होलोब्लास्टिक. इन 64 सेल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो a cavity is formed in, this cavity known as blastocyst or blasto. समझ आया ना बच्चा. now the embryo is known as क्लियर हो गया. समझ आया. आगे बेटा. the cells of trophoblast which are in contact with the are called as cells of implantation occurs after 7 days of 7 to 10, याद रखना, ठीक है ना. Zona pellucida remains maintained in morula and disintegrate in, this prevents the implantation in the फिलोपियन ट्यूब. अब इधर नजर रखो ध्यान से, मैंने एक पिक्चर बनाई थी, कहाँ गई वो, ये वाली बेटा, नजर रखिए ध्यान से. अब मान लो फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है बेटा, नॉट ऑलवेज बट रेयरली, कभी कभी ऐसा होता है कि जो जूना पेलिसुडा है ना, वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या हो गया, हट गया. तो अगर जूना पेलिसुडा फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही हट गया बेटा, तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगी, समझ आया. तो ये इम्प्लांटेशन अच्छा है कि बुरा है बेटा. सो ऐसी इम्प्लांटेशन को हम नाम देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेटा. क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक इम्प्लांटेशन, है ना. एक्टोपिक इम्प्लांटेशन, या शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश. एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी बर्थ को लीड करेगी, जल्दी कभी लीड करेगी, क्या नहीं करेगी बेटा. बिकॉज फ्लोपियन ट्यूब के अंदर वो सारे स्ट्रक्चर्स नहीं है बेटा जो एम्ब्रियो या फ्यूटस की सर्वाइवल के लिए चाहिए. वहां खाली नॉर्मल लेयर्स है बेटा. इसलिए ऐसी प्रेगनेंसीज को फिर क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा रिमूव करवाया जाता है, बिकॉज दे आर फेटल फॉर द मदर बेटा. समझ आया ना. तो याद रहे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है यूट्रस के बगैर कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हो, मोस्ट कॉमनली वो फ्लोपियन ट्यूब ही होता है. सो दैट प्रेगनेंसी, दैट इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. समझ आई बात. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार, यहां तक समझ आया. इधर तो कोई मसला तो नहीं है ना. आगे बढ़े, चलिए. कॉफी पीते, भूल गया मैं, महंगी है कॉफी, जैसे गरीब लोग क्या जानेंगे कॉफी के.
चले ये पढ़ लो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल, समझ आया? अब ये पढ़ लो। अब गैस्ट्रुलेशन क्या है बेटा? गैस्ट्रुलेशन इज द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ द थर्ड वीक ऑफ, चलिए, यानी इम्प्लांटेशन के बाद, सुनना प्लीज ध्यान से बेटा, इम्प्लांट ये याद रखना पड़े, थर्ड वीक का। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? अच्छा, थर्ड वीक में हमने कुछ पढ़ा था इन दिनों में, रिसेंटली क्या पढ़ा था? फीमेल की बॉडी के अंदर, यॉर्क सैक के अंदर क्या बनने लगते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल, याद है ना बेटा? वो भी थर्ड एंड फोर्थ वीक के आसपास ही होता है। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं। तो ये बता रहा है गैस्ट्रुलेशन क्या है बेटा? कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला इज कॉल्ड एज, याद है? और गैस्ट्रुलेशन मैंने आपको पढ़ाई है कहाँ पे? क्लास 11th के अंदर टिश्यूज में बेटा, जब मैंने पूरा गैस्ट्रुला बनाया, याद है ना? ऐसे ऐसे मैंने बनाया था ना गैस्ट्रुला, नजर रखो ध्यान से, ऐसे, अरे याद है कि नहीं है बेटा? ऐसे बनाया था। तो बाहर क्या होती थी? जल्दी जल्दी, एक्टो, अरे याद है कि नहीं है? बाहर क्या होता था शबाश? एक्टोडर्म बेटा, क्लियर है? और उसके अंदर क्या होता था शबाश? जल्दी जल्दी शबाश, नेक्स्ट लेयर बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मेसोडर्म। और फिर उसके अंदर क्या होता था? ऑरिक लेयर बेटा, जिसको हम क्या बोलते थे? एंडोडर्म। और ये कैविटी को आर्कन ट्रॉन बोला जाता था, इसको हम ब्लास्टो, शबाश, ब्लास्टोपोर बोलते। अरे याद है कि नहीं है भाई? जिससे या तो माउथ बनता था या तो एनस बनता था, ड्यूटेरियोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम, घंटा ऐसे ऐसे, याद आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, इसको मीजोडर्म, इसको एंडोडर्म। तो नजर रखो, इधर नजर रखिए प्लीज, कॉपी थी गया जाए, नजर थे। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा क्या है? जल्दी जल्दी शबाश, फिर वाटर देवान बोझनो वराई, ये हमारा क्या है? एनाब्लास्टोसिस बेटा। तो ये आपको ऑलरेडी पता, ट्रोफोब्लास्ट कोरियन बनाएगा, सिंसाइटोट्रोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाएगा। हमारा काम खाली इससे है ना? अब ये भी क्या हुआ बेटा? इन सेल्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया, किया ना? तो ये सेल्स कैसी बनी? अरे नहीं भाई, अंदर वाली कॉलमनर बनी ना अभी अभी, ठीक है ना? और ये वाली सेल्स कैसी बनी? क्यूबॉइडल, क्लियर है कि नहीं है? इनको हमने बोला हाइपोब्लास्ट, इनको हमने बोला एपिब्लास्ट। और मैंने बोला बेटा कि यही लेयर्स आगे जाके क्या बनाती है? जर्म लेयर, क्या क्या समझ आया? नजर रखो ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ, प्लीज नजर रखिए ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला इनटू दिस स्ट्रक्चर बेटा। दिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला, पहली बात है गैस्ट्रुला, ठीक है? दूसरा, कन्वर्जन ऑफ एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टुला बेटा, दिख रहा है ना भाई अंदर, जो अंदर है, इनटू द प्रॉपर लेयर्स ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इज कॉल्ड एज, नहीं समझ आया? यानी अब आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर कैसा बना है? एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना है, जहां पे कुछ सेल्स किसकी थी? एक्टोडर्म की, कुछ मेसोडर्म की, कुछ एंडोडर्म, लेकिन वो अभी डिफरेंशिएटेड, वो अभी थी किसकी फॉर्म में? एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट की फॉर्म में। लेकिन फ्यूचर में इसी एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट से क्या बनने वाला है? जर्म लेयर बेटा। जो जब जर्म लेयर बनेगा ना, तब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रुला नाम देते हैं। नहीं समझ आया? अब आप बोलोगे सर ट्रोफोब्लास्ट कहां गया? भाई ट्रोब्लास्ट भागा नहीं है कहीं पे बेटा, ट्रोब्लास्ट अभी भी कैसे होगा? अरे जल्दी बोलो, ट्रोब्लास्ट अभी भी कैसे होगा? बाहर प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन में होगा बेटा। नहीं समझ आया? तो गैस्ट्रुलेशन कब होती है? थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है। क्या होता है गैस्ट्रुलेशन में शबाश? जो अंदर ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स थी बेटा, क्या क्या? एपिब्लास्ट एंड, ये डिफरेंशिएट होती है बेटा किस में? जर्म लेयर्स में। कौन कौन सा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड, समझ आया? एपिब्लास्ट क्या लेयर बनाती है शबाश? तीनों लेयर्स, क्या क्या? एक्टो, मीजो, एंडो। हाइपो क्या बनाती है? एक, क्या समझ आया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो पढ़ लो जल्दी जल्दी। इट इज द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ थर्ड फेज ऑफ, यानी तीसरे वीक में जो सबसे पहली चीज होती है ना, वो क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन होती है। फिर और बाकी चीजें होंगी, टिश्यूज विश्यूज बनेंगे, समझ आया? नेक्स्ट बेटा, इट ऑकर्स अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी 10वें दिन क्या हुई? इम्प्लांटेशन। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इसमें आपका एम्ब्रियो प्रॉपर तरीके से अपने आप को क्या करेगा? फिक्स करेगा, किसमें? यूट्रस में। और फिर वो शुरू करेगा किस चीज को? समझ आई बात? नेक्स्ट बेटा, इन दिस प्रोसेस द बाइलैमेलर एम्ब्रियोनिक डिस्क, तो ये पढ़ लो जरा ध्यान से, क्या लिखा है बेटा? बता इसका मतलब क्या है? जल्दी जल्दी, पढ़ाया मैंने अभी, अभी मैंने पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले बेटा।
बाइलैमेलर एम्ब्रियोइडिस, एम्ब्रियोइडिस में 2 ही लेयर थी, क्या क्या, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब वो कन्वर्ट होगी 3 लेयर में, क्या क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड, वही यहाँ पे लिखा है, समझा, पढ़ लो ध्यान से। इन दिस प्रोसेस द बाइलैमेलर एम्ब्रियोइडिस कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू, consisting of 3 germ layer, क्या क्या, ectoderm, mesoderm and end of gastrulation indicates obliteration of blastocyst। बेटा मतलब क्या हुआ कि जब गैस्ट्रुलेशन खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद आपको बॉडी में ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, बिकॉज अब वो ट्रांसफॉर्म किस में हो चुका है, गैस्ट्रुला में हो चुका है। बेटा नहीं समझा मैंने क्या बोला, पक्का, आगे बढ़े, ये समझ आया कि नहीं समझ आया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। बेटा प्लेसेंटा कैसे बनता है, इसको जरा नजर रखो ध्यान से, तंग तो नहीं हुए ना। आप इधर आ जाओ बेटा, हाँ इधर आओ। ये मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल ये मदर है, ये सुनना प्लीज ध्यान से, ये मदर है, ये माँ है, ठीक है, माँ, ठीक है ना, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल में एक बेबी, ये सुनना प्लीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट, ऐसे खड़े रहो, मेरी तरफ मुड़ो ऐसे, हाँ। ये मदर की बॉडी है और ये बच्चे की बॉडी, ठीक है ना। बच्चे की बॉडी बेटा अभी डिपेंडेंट किस पे, मदर की बॉडी पे, बिकॉज बच्चा एक ग्रुप ऑफ सेल है बेटा जो डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, टिश्यू बनाता जा रहा है, या डैश एंड डैश एंड डैश। पर हर डिवीजन के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और हर डिवीजन में हमारी बॉडी में क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, रिमूवल चाहिए। बेटा समझ आया ना। तो अब इस डिवीजन को एक बच्चे में कन्वर्ट करना है, अब इन डिवीजन को फीटस से, एक एम्ब्रियो से फीटस में कन्वर्ट कर, पहले एम्ब्रियो बनता है फिर बाद में फीटस बनता है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, हमें एक सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, जो सपोर्टिंग सिस्टम मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डालेगा, और मेरी बॉडी से जो वेस्ट है ना बेटा वो किसकी बॉडी में डालेगा, मदर। अब आप बोलोगे सर मदर की बॉडी में वेस्ट क्यों डालना है, बिकॉज फीटस अपना वेस्ट बाहर, फीटस अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर या अमोनिया बाहर, तो वो सारा काम कौन करते हैं, मदर की ब्लड करती है। तो दैट मींस अगर मैं बच्चा डेवलप होना चाहता हूं बेटा इन द प्रोसेस ऑफ 9 मंथ्स, तो मेरा ब्लड एंड माँ का ब्लड बेटा अलग अलग होना चाहिए कि सेम कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए। बिकॉज जो भी चीज मेरे ब्लड के अंदर टॉक्सिक होगी वो सीधे डिफ्यूज होकर मदर में जाएगी, और जो मदर की बॉडी में अच्छी चीजें होगी वो सीधे किस में आएगी बेटा, ये पहली बात याद रख। दूसरी बात, जब मदर की बॉडी से मेरी बॉडी में कोई चीज आएगी, सुनो ध्यान, हंसना नहीं है, जब मदर की बॉडी से मेरी बॉडी में कोई चीज आएगी ना, देयर आर चांसेस बेटा कि मदर की बॉडी में कोई बैक्टीरिया हो सकता है, मदर की बॉडी में कोई वायरस हो सकता है, या मदर की बॉडी में कोई दवाई हो सकती है, जैसे मदर ने पैरास्टामोल खा लिया, मदर ने एजिथ्रोमाइसिन खा लिया, तो ये भी तो मेरी बॉडी में आ सकते हैं ना। जो मेरे और इसके बीच में कांटेक्ट बनेगा, उस कांटेक्ट में इतनी समझ होनी चाहिए, वो कांटेक्ट इतना चालाक होना चाहिए कि वो हर किसी चीज को मदर की बॉडी से मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी से हर एक चीज इसमें जा सकती है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन मदर की बॉडी से हर एक चीज मेरी बॉडी में, बिकॉज देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस इन द ब्लड ऑफ मदर जो मेरी डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं। बेटा समझ आया ना, ये क्लियर हो रहा है। सो दिस फिजिकल कॉन्टेक्ट which is developed between a, नहीं between a mother and developing fetus, जिसका काम क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स को मूव करना फ्रॉम मदर टू द बेबी, वेस्ट को मूव करना फ्रॉम बेबी टू द मदर बेटा, ठीक है ना, एंड प्रिवेंट करना मूवमेंट ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम मदर टू द, इस कनेक्शन को हम नाम देते प्लेसेंटा। क्या नाम देते, समझ आया मेरी बात, क्लियर हो गया। अब प्लेसेंटा बनता कैसे वो नजर रखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये मान के चलिए मदर का फीटस है, मदर का यूट्रस है बेटा, तो मदर की ऐसे रखो, मदर की यूट्रस की बाहर वाली सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मदर्स यूट्रस बेटा इज नोन एज, जल्दी शाबाश, इज नोन एज, अरे आउटर मोस्ट बेटा, सॉरी आउटर में इनर मोस्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ मदर्स यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। ये सुना प्लीज ध्यान, है ना। और मैं कौन हूं बेटा, फीटस। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं मदर के पास गया, ठीक है, और अपनी बॉडी से क्या निकाली, फिंगर लाइक, तो ये मान के चलो इसका एंडोमेट्रियम है, ठीक है, और ये मेरा क्या है बेटा, सिंसाइशो ट्रोफोब्लास्ट है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो ये बच्चा क्या करता है बेटा, ऐसे खोल के रखो, ये बच्चा क्या करता है, ये अपने सिंसाइशो ट्रोफोब्लास्ट की एक्सटेंशंस को जो फ्यूचर में बनेंगी बेटा क्या, कोनियोनिक विलाइज बनेंगी, इनको इंटरडिजिटेट करता है। इंटरडिजिटेट मतलब क्या होता है, घुसाता है बेटा, ठीक है ना, पियर्स करता है बेटा, किसके अंदर, मदर के यूट्राइन वॉल के अंदर, जिस वॉल को हम क्या नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम। समझ आया ना। तो जब ये इंटरडाइजेशन होगा, ये सुनो ध्यान से, जब ये इंटरडाइजेशन होगा, ये मान के चलो मदर की बॉडी है और ये बच्चे की बॉडी, जब ये इंटरडाइजेशन होगा तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स है, ये मदर का स्ट्रक्चर है ना,
वो ब्लड वेसल सीधे किसके कांटेक्ट में आती है? बच्चे की ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आती है। नहीं समझ आ रहा क्या बता रहा मैं? ये क्लियर है ना? तो ये फिजिकल कांटेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आप ऐसा मान सकते हो कि बच्चे का ब्लड एंड मां का ब्लड एक साथ है। ऑल्दो वो एक साथ नहीं होता है, बट फिजिकल कांटेक्ट इतना टाइट है बेटा कि बीच में जो दो दीवारें हैं ना, वो काम करती एज अ सिंगल दीवार। मतलब मदर की ब्लड वेसल की दीवार और बच्चे की ब्लड वेसल की दीवार, वो अलग अलग दो दीवारें, बट ये आपस में इतने नजदीक आते हैं। ये काम कैसे करते हैं? एज अ सिंगल दीवार। बेटा समझ आया ना? सो दिस इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर which is formed between the fetus and the mother's endometrium, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ये समझ आई बात? ये क्लियर हो गया? अब इस एंड पे कौन है? बच्चा। और बच्चा जैसे जैसे साइज में बढ़ता जाएगा, बच्चे को माँ की बॉडी के अंदर मूवमेंट भी करना है। अरे करना है ना। इमेजिन कर लो, इधर नजर, इमेजिन कर लो कि अगर फीटस बच्चे की बॉडी से ऐसे चिपका, मतलब पूरा फीटस किससे चिपका है? माँ से चिपका। बीच में कौन है बेटा? प्लेसेंटा। तो क्या बच्चा मूव कर पाएगा? जल्दी, क्या बच्चा मूव कर पाएगा? तो मूवमेंट के लिए अल्लाह ने क्या किया? ये प्लेसेंटा इधर बनाना, और फिर इस प्लेसेंटा से एक रस्सी बाहर आई बेटा, जो प्लेसेंटा का ही मॉडिफिकेशन है, जिस रस्सी को हम क्या बोलते हैं? जो बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है। समझ आया ना? इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। नहीं समझ आया? यानी प्लेसेंटा अकेला नहीं होता, प्लेसेंटा की एक मॉडिफिकेशन भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्लियर हो गया? दूसरी बात नजर, अब इंपॉर्टेंट मैं जो बोलने वाला हूं, अब मदर का जो हिस्सा प्लेसेंट, सुनो ध्यान से बेटा, मदर का वो हिस्सा जो प्लेसेंटा को बनाने में मदद करता है, मदर का वो हिस्सा जो प्लेसेंटा को बनाने में मदद करता है, दिस पार्ट ऑफ मदर्स बॉडी इज कॉल्ड एज डेसिडुआ बेसिलस। बेटा क्या बोलते हैं? याद रहेगा। डेसिडुआ क्या होता है? सुन लो पहले ध्यान से। डेसिडुआ एंडोमेट्रियम होता है। डेसिडुआ एंडोमेट्रियम होता है जिसने किसको लपेट लिया था? ब्लास्टुला को। याद है ना, मैंने बोला था खा लिया, ऊपर से क्या आया? एंडोमेट्रियम आया। सो दैट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम विच कवर्स द, समझ आया ना, उसी को हम डेसिडुआ बोलते हैं। और डेसिडुआ ही किस में पार्टिसिपेट करता है? प्लेसेंटा को बने। यानी प्लेसेंटा दो लोगों से बनेगा, मां से, बच्चे से। मां में किससे बनेगा? डेसिडुआ से। अरे समझ आया ना? और बच्चे में किससे बनेगा? अभी मैंने पढ़ाया, बच्चे में किससे बनेगा? सिन। समझ आया ना? और इस सिन से जो ट्रोब्लास्ट को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। बेटा क्या बोलते हैं? यानी प्लेसेंटा शॉर्ट में दो चीजों से बनता है, फ्रॉम मदर्स एंड डेसिडुआ बेसिलिस एंड फ्रॉम बेबीज एंड, समझ आया ना, ऑल्सो कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। बेटा क्या बोलते हैं? बस इतना याद रखना आपको। क्लियर हो गया? थैंक यू बच्चा। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? ये समझ आया? अब जरा इस पिक्चर की तरफ जा। बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि ये रस्सी क्या है। जल्दी जल्दी, ये रस्सी क्या है बेटा? प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा नहीं है बेटा। प्लेसेंटा जो इसके पीछे आपको दिख रहा है ना, गोल रोटी जैसी दिख रहा है बड़ा सा, ये एक्चुअल में प्लेसेंटा होता है। समझ आया? तो ये किसके साथ चिपका रहेगा? वेरी गुड बच्चा, समझ आया ना? और फिर मदर की बॉडी से जो बाहर आ रहा है, जो बच्चे को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है बेटा? समझ आया? और ये जो पीछे रोटी आपको दिख रही है, ये किस किसने बनाई? ये माँ ने बनाई, बच्चे ने बनाई, कि दोनों ने बनाई? ये दोनों बनाते हैं, मदर भी बनाता है। और समझ आया ना? तो मदर का जो हिस्सा इसमें है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिलिस। बेटा समझ आया ना? और बच्चे का जो हिस्सा है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कोरियोनिक। समझ आया? पहले मैं ये पिक्चर दिखाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। इधर नजर रखिए ध्यान से। तो ये मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, ये कौन है? ये कौन है बेटा? फीटस है ना बच्चा। और इधर कौन होगी? बस इधर कौन होगी? इधर मैं मदर लिख देता हूँ शॉर्ट में, इधर मदर होगी बेटा, है ना बच्चा? सुन लो प्लीज ध्यान से। तो यूट्रस से जो एक लंबी रस्सी निकलती है बेटा, ठीक है ना, तो यूट्रस की इस रस्सी को हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवा, दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। बेटा क्लियर है? और अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनता है? वो बनता है आर्टरीज एंड वीन से बेटा। और ये आर्टरी एंड वीन किसका होता है? बच्चे का और माँ का होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर है ना? जो दूर आ रहा है, नजर रखो ध्यान से, ये पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, जो दूर आ रही है किससे? शाबाश, इधर नजर रखिए। जो दूर आ रही है किससे बेटा? इस स्ट्रक्चर से। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। दिख रहा है भाई? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलके क्या बना रहे? समझ आया? अब इस प्लेसेंटा में ये वाला हिस्सा जो है ये माँ का है, और ये वाला जो बीच में गोल वाला हिस्सा है ये बच्चे का है। बात समझ रहे हो? जो माँ वाला हिस्सा है बेटा, मैटरनल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेस। समझ आया ना? जो बच्चे का हिस्सा है बेटा, बेबी का हिस्सा है, उसको हम फीटल पार्ट बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज कोरियन या कोरियोनिक विलाई बोलते हैं बेटा। खत्म होगी कहानी। और ये कोरियन कहां से आया था?
ट्रोफोब्लास्ट से आया था बेटा। समझ आई बात, क्लियर। और अंदर अगर आप ध्यान से देखो, नजर रखो ध्यान से, ये इधर मदर का ब्लड है, दिख रहा है मदर का ब्लड, और ब्लड वेसल डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है। सो मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, नजर रखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि मदर, बच्चे की बॉडी से जो भी चीज निकलेगी ना, बच्चे की बॉडी से जो भी चीज निकलेगी, मतलब वेस्ट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो सीधे किस में जाएगा, मदर के ब्लड में जाएगा। और मदर की बॉडी से जो भी चीज निकलेगी, मतलब न्यूट्रिएंट अच्छी अच्छी चीजें, वो सीधे किस में आएगी बेटा, फीटस में आएगी। समझ आया। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो अगर आपसे कोई पूछे प्लेसेंटा क्या है बेटा, तो आप क्या बोलोगे जल्दी जल्दी। प्लेसेंटा इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डेवलपिंग फीटस and uterus of mother beta, developing fetus and uterus of, which is formed by both uterus and mother beta। समझ आया ना। from mother decidua basilis and from uterus, sorry, from fetus chorionic villi और chorion beta। समझ आया ना, क्लियर हो गया पक्का। जिसकी वजह से क्या होगा, waste are directly going to enter into the mother's blood from fetus to the mother, and nutrients are going to directly enter from mother's blood टू द, समझ आया ना। एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड करेगा। खत्म हो गई कहानी, डन है यहाँ तक पक्का। तो ये थोड़ा आंखें बंद करके सोचो, प्लेसेंटा अलग चीज है और अम्बिलिकल कॉर्ड अलग चीज है बेटा, बस इतना थोड़ा ध्यान। और अम्बिलिकल कॉर्ड क्यों बनाई गई, ताकि बच्चा, आई होप ये क्लियर है। तो इसी को हम यहाँ पे थोड़ा पिक्चर वाइज दिखा रहे हैं बेटा। तो जो पीछे रोटी दिख रही है उसमें दो चीजें होंगी बेटा, क्या, ब्लड वेसल्स ऑफ फीटस, ब्लड वेसल्स ऑफ मदर, डेसिडुआ बेसिलिस ऑफ मदर एंड कोरियोनिक विले ऑफ फीटस बेटा। समझ आया। और फिर क्या निकल रही है उससे, अम्बिलिकल कॉर्ड। डन है यहाँ तक, समझ आया। जो इधर भी हम दिखा रहे हैं बेटा, अब तो ये क्लियर हो गया। ये बच्चा है, बीच में क्या निकल रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ऊपर क्या है, ये पूरा हिस्सा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है सुभाष, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ना बेटा, ये क्या है, दिस इज, वेरी गुड, ये प्लेसेंटा है बेटा। समझ आया ना। जहां पे यूट्रस भी है और विलय, विलय मतलब कोरियोनिक विलय, ये नीचे कोरियोनिक विलय है और ऊपर क्या है, यूट्रस की डेसिडुआ बेसिलिस। नहीं समझ आया। तो अगर आप इस पिक्चर को भी हाईलाइट करना चाहते हो, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा, वेरी गुड। So this is called as decidua basilis। समझ आया बच्चा, ठीक है ना। और ये जो आपको नीचे पार्ट दिख रहा है बेटा, दिस वन, ठीक है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, कोरियोनिक, कोरियोनिक विलय। क्लियर है। और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्लेसेंटा। बस इतना ही याद रखना आपको। क्लियर हो गया, आई होप ये सब ठीक है। आगे बढ़े, ये पढ़ लो एक बार, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पहले बेटा, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलय बेटा। समझ आया ना। जो किससे बनती है, वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना, विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। डन है यहाँ तक। The chorionic villi and uterine tissue become, मतलब इंटरडिजिटेटेड, मतलब आपस में घुस जाता है बेटा, आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आता है बेटा। समझा ना। और फिजिकल कांटेक्ट ऐसा कि जो इतना टाइट है बेटा, जहां दो दीवारें क्या मानी जाती है, एक सिंगल दीवार मानी जाती है। समझ आया ना बेटा। आगे, विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म है बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, फीटस एंड मैटरनल ब्लड कॉल्ड एज प्लेसेंटा बेटा। अरे क्लियर हो गया। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लेसेंटा, तो 2 मिनट में होना चाहिए क्वेश्चन बेटा। डन है इतना है, आगे बढ़ते हैं। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द, डन है यहां तक। नेक्स्ट बेटा, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन which helps in the transport of substances to and fro from, यानी मां से बच्चे में एंड बच्चे से मां में बेटा। टू एंड फ्रो का मतलब होगा दोनों डायरेक्शन में। समझ आया। आगे, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन, बिकॉज ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे एस्ट्रोजन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, जैसे HCG, जैसे HPL बेटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बेटा। क्लियर है, याद रहेगा। तो कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, इधर मैं लिख देता सुभाष। पहले लिखता है प्लेसेंटल एस्ट्रोजन, क्या निकलेगा जल्दी जल्दी, प्लेसेंटल एस्ट्रोजन। दूसरा निकलेगा प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन बेटा, क्या निकलेगा जल्दी जल्दी शाबाश,
प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तीसरा निकलेगा HCG बेटा, HCG का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, समझ आया ना, विच इज इक्विवेलेंट टू LH ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, समझ आया। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट HPL बेटा, इसका पूरा फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बेटा। अरे समझ आ रहा है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कहानी आपको पता है, बिकॉज ये दोनों किस में मदद करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम में। बिकॉज भाई प्रेग्नेंट हो चुकी ना फीमेल, तो उसका एंडोमेट्रियम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, प्लेसेंटल, एस्ट्रोजन एंड प्लेसेंटल उधर से तो निकलता ही रहेगा, किधर से, कॉर्पस ल्यूटियम से। क्यों? बिकॉज अब पिट्यूटरी ने LH निकालना शुरू कर दिया, बंद बेटा, पिट्यूटरी से अब LH, लेकिन पिट्यूटरी के LH का काम कौन करेगा, यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, सुनना ध्यान से, एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कौन कौन सा हार्मोन यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है, तो आंसर क्या आएगा, जल्दी, एस्ट्रोजन। आंसर क्या आएगा, प्रोजेस्टेरॉन। और आंसर क्या आएगा, LH? नहीं बेटा, LH नहीं आएगा। अब LH के बदले क्या आएगा, शाबाश, HCG आएगा। क्यों? बिकॉज अब ये HCG जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के पास, किसके पास जाएगा, और उसको मेंटेन करके क्या निकालेगा वहां से, शाबाश, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। समझ आई बात, क्लियर हो गया? सो दैट मींस प्रेग्नेंट फीमेल के ब्लड में आफ्टर प्रेगनेंसी बेटा हमको LH देखने को, बल्कि हाई क्वांटिटी अब देखने को मिलती है किसकी, HCG की बेटा, विच इज इक्विवेलेंट टू LH। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्या है, शाबाश, जल्दी, नेक्स्ट क्या है, HP। और ये हार्मोन तो मतलब पूछो ही मत, ये कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि जब बच्चे की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, मतलब जब बच्चा 9 महीने 8 महीने का हो जाता है, बच्चा डिसाइड करता है कि मेरे को पैदा होना है कि नहीं होना है, माँ डिसाइड नहीं करती है, याद है ना? वो कैसे होता है बेटा, बिकॉज अब बॉडी में क्या निकलना शुरू हो जाता है, HPL। एंड HPL इज द हार्मोन बेटा जो इनिशिएट करता है किसको, पार्ट्रेशन को और बर्थिंग प्रोसेस को बेटा। कैसे, ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर है? ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है बेटा, दैट, हाँ हाँ, कितने बजे शुरू हो रही है, 2 बजे, 5 मिनट दो बस, ठीक है, ठीक है। हमको एक चीज तो पता है ना कि बच्चा जब पैदा होगा, पैदा होने के बाद और एक इवेंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। अरे बोलते हैं बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा, और दूध कौन पिलाएगी, माँ बेटा। लेकिन दूध पिलाने से पहले हमें मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करना है बेटा, डेवलप करना है, उनमें लैक्टेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करना है, तो वो कौन करता है बेटा, वो HPL करता है। अरे क्लियर हुआ? यानी HPL के 2 फंक्शंस है, क्या क्या, बर्थिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना, मतलब बच्चे के जन्म की प्रोसेस को इनिशिएट करना, और दूसरा मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कराना। क्लियर है? तो ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो कौन से हार्मोन्स है, सुनो ध्यान से, वो कौन से हार्मोन्स है विच आर ओनली रिलीज्ड आफ्टर प्रेगनेंसी, which are only released after pregnancy, estrogen, progesterone, HPL, HCG। तो आंसर क्या आएगा, HCG एंड progesterone एंड estrogen, बिकॉज वो पहले भी निकल रहे थे बेटा। क्लियर हो गया? जल्दी, यहां तक तो समझ आया? तो ये लास्ट लाइन पढ़ लो, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज अ एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। समझ आया? HPL को सोमैटोमेमोट्रोफिक हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोमैटोमेमोट्रोफिक हार्मोन भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रीटेड बाय, क्यों बेटा, कैसे, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आगे बेटा, ठीक है, अभी बस याद रख, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन सिक्रीटेड बाय, चलिए, सिक्रीटेड बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू LH बेटा। It takes job of pituitary gland during pregnancy बेटा. It is the important to maintain and stimulate to secrete progesterone, which is essential to maintain endometrium of uterus बेटा. It also prevents, यानी ये अब ब्लीडिंग दोबारा होने नहीं देगा बेटा, ठीक है। ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरॉन द म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज, और क्या बनाता है, सर्विकल प्लग बनाता है। याद है मैंने बोला था ऊपर है क्या नाम था इसका, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, बीच में सर्विक्स है, उसमें एक प्लग बनाया जाता ताकि बच्चा नीचे ना आए बेटा। वो कैसे बनता, बिकॉज सिक्रीशंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। इफ इम्प्लांटेशन ऑकर्स a portion of endometrium uterus becomes modified and is called as the deciduous is shed when the fetus is delivered। deciduous मतलब प्लेसेंटा बेटा, अभी है deciduous bacillus, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट क्लियर है? अब ये याद रखना, डेवलपमेंट के 8वें वीक तक, डेवलपमेंट के 8वें वीक तक जो मतलब जो फीटस, जो बच्चा होता है ना, द बेबी अप टू द 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। 8वें वीक तक जो भी अंदर बन रहा है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं,
लेकिन जब 8वें वीक से क्या आएगा, 9वां वीक आएगा, अब उसको एम्ब्रियो नहीं बोलते, अब उसको क्या बोलते, फीटस बोलते। ये बहुत कॉमन एक कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी को पढ़ो जल्दी जल्दी। और ये पिक्चर मैं आपको लास्ट पे पढ़ाऊंगा, जो नीचे बनी है ना, ये मैं लास्ट पे पढ़ाऊंगा वो ये क्या है। आपको अभी तक जो मेरे टॉपिक पढ़ाए ना, उसमें से आपको सबसे ज्यादा टफ टॉपिक कौन लगा? ओजेनेसिस। मेरे को आज एक ऑनलाइन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो मैं चाहता हूँ वही टॉपिक पढ़ाऊँ जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। उस दिन से सही रहेगा, ठीक। मैं सोच रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दूँ, ठीक है। डन है। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, आगे बढ़ूँ। डन है। अब यहाँ पे देखो मैंने आगे लिखा हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। ह्यूमन का प्लेसेंटा हीमोकोरियल होता है। हीमोकोरियल का मतलब हुआ जहां माँ का ब्लड बच्चे के फीटस के ब्लड वेसल के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब उधर से माँ का ब्लड है, यहाँ से बच्चे की ब्लड वेसल है, तो हीमोकोरियल बोलते हैं। हमारा प्लेसेंटा किस शेप का था? गोल शेप का था, इसको हम डिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलते हैं। मैं लिख दूंगा अभी, मैं टेंशन मत लो, मैं तीनों चीजें लिखूंगा, इधर मैं लिख देता हूँ, देखो नजर ध्यान से। तीन चीजें ह्यूमन के प्लेसेंटा में याद रखना, नजर रखे ध्यान से। पहला, ह्यूमन का प्लेसेंटा कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। क्या होता है? कोरियोनिक प्लेसेंटा का मतलब हुआ कि कोरियोनिक लेयर जो है ना ट्रोफोब्लास्ट की, वो प्लेसेंटा को बनाने में मदद करती है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखनी, हमारा प्लेसेंटा जो होता है वो डिस्कॉइडल होता है, ठीक है, वो होता है डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। डिस्कॉइडल का मतलब हुआ गोल टाइप का, दिख रहा है ना, गोल आकार का, सर्कुलर, डिस्कॉइडल, ठीक है। तीसरा हमारा प्लेसेंटा होता है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल कैसा होता है शबाश? हीमोकोरियल का मतलब हुआ जहां बच्चे की ब्लड वेसल और माँ का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, बेटा, ठीक है। मैं इनको बुला लेता हूँ, ये क्लियर हो गया। अब अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, आ जाओ आ जाओ, आइए आइए, ठीक है। अब अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है ना, तो एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके, वहां मैंने प्लेसेंटा के सारे टाइप्स अच्छे से पढ़ा दिए, वो आप एक बार उधर से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया सारा। ये वाली चीज हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में करते हैं, आज के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना, नहीं इनका लेट हो गया ना, टेरेटोजेंस, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ बैठो, ठीक है। एक चीज याद रखना, टेरेटोजन, मैंने अभी बोला आपको प्लेसेंटा मां से आने वाली बॉडी में से किस किस चीज को अलाउ करेगा टू एंटर इनटू द फीटस? खाली न्यूट्रिएंट को, खाली ऑक्सीजन को। इमेजिन कर लो कि कोई चीज ऐसी निकली बेटा, जैसे वायरस है, ठीक है, जैसे कौन सा वायरस? एड्स वायरस, है ना। आपने सुना होगा कि एड्स वायरस मां से बच्चे को फैल सकता है ना। जैसे कुछ दवाई है, फॉर एग्जाम्पल पैरास्टामोल, बेटा आपका ही क्लास है, ठीक है। पैरास्टामोल, बेटा पैरास्टामोल एक ऐसी दवाई है जो माँ की बॉडी से प्लेसेंटा को चकमा देके, प्लेसेंटा को धोखा देके किस में घुसती है? बच्चे की बॉडी में। तो बच्चे के लिए पैरास्टामोल अच्छा है कि बुरा है? बुरा है बेटा, समझ आया ना। वायरस एड्स का बेटा प्लेसेंटा को चकमा देके किस में घुसता है? समझ आया ना। ऐसे सबस्टेंसेस विच क्रॉस द प्लेसेंटा ऑल्दो दे शुड नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा आर कॉल्ड एज, ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, आर कॉल्ड एज टेराटोजेंस। ना ना साल्मोनेला नहीं करता। ये क्लियर हो गया? तो बाकी चीज इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज के लिए काफी है बेटा, दिस मच इज डन। तो कल लास्ट लेक्चर रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो इंशाल्लाह कल मैं वो फिनिश करा दूंगा आपको, क्लियर है? चलिए।